हे गाइस, यू आर लिसनिंग टू सतोशी समाचार। और इस हफ्ते हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट। इसका राज आपको 1-2 मिनट में ब्रीफ देगा, बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहता था कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट के लिसनर हैं और किसी भी पॉडकास्ट ऐप पे हमें सुन रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे लिंक्स ब्राउज़र के टैब्स में खोलते हैं और जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑल्दो हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको ऑडियो मीडियम के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब पे जाके डिटेल में भी उन लिंक्स को देख सकते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब के कमेंट्स में और इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में भी वो सारे लिंक्स रहेंगे, बट आपको यूट्यूब पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। एंड देन राज, बताइए फिर आज क्या है, किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम? Hey guys and दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज के टॉपिक हमारे पास है। हम थोड़ा बात करेंगे नॉस्टर लेके, क्योंकि नॉस्टर का चर्चा अभी तक ट्विटर में चल रहा है एंड काफ़ी एक्साइटिंग है। काफ़ी नए नए चीज़ें बन रहा है नॉस्टर के ऊपर। इलॉन मास्क ने आके बोल दिया है कि नॉस्टर का प्रमोशन नहीं कर सकते, उससे लोग और भी गुस्सा हो गए एंड वो और जोर से प्रमोशन करने लग गए। एंड नॉस्टर के स्टैटिस्टिक्स बाहर आया एंड बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारे रिलेज बने हैं नए नए, बहुत सारे क्लाइंट्स बने हैं। सो अगर आपने अभी तक नॉस्टर यूज़ नहीं किया है, वी विल शो यू कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी एप्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, एंड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। And second, we have big news coming from Japan central banks. I think Vishal knows much better more on economics and yield curves एंड और सेंट्रल बैंक के ऊपर क्या चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कुछ चल रहा है आजकल एंड साउंड्स लाइक दिस इज अ बिग न्यूज। एंड तो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे एंड देन यूएस का यील्ड कर्व इन्वर्स हुआ है। मेरे को मालूम नहीं उसका क्या मतलब होते। अगेन विशाल आप लोगों को समझाएगा कि यूएस के यील्ड कर्व इन्वर्शन का इफेक्ट क्या हो सकता है, बिटकॉइन पे क्या इफेक्ट आ सकता है, मार्केट में क्या इफेक्ट आ सकता है। एंड ओवरऑल जैसे जैसे हमारे पास न्यूज आ रहे हैं और जैसे जैसे घटनाएं घट रहे हैं, देख के तो लग नहीं रहा है कि 2023 में कुछ अच्छा होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी का सीन। सो या दैट सैड पार्ट, बट सैड नहीं हो सकते, उसके ऊपर भी हम लोग फन करेंगे। एंड एज लॉन्ग एज यू आर स्टैकिंग सैट्स यू शुड बी फाइन। एंड थोड़े अदर न्यूज में हम लोग देखेंगे पैक्सफुल ने इथेरियम को डिलिस्ट कर दिया, उसका पीछे का क्या सीन है। स्वान डॉट कॉम एक नया स्कीम लेके आए हैं जहां पे आप अपना होम का इक्विटी लोन बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड एस बी एफ गॉट बेल्ड, जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिए थे कि पैसे देके तो कोई भी चीज से छुटकारा मिल सकता है, तो बिल्कुल। उसका भी एग्जाम्पल मिल रहा है हम लोगों को लाइव। सो उसके बारे में चर्चा करेंगे and some bunch of miscellaneous stuffs. So let's dive in. यस। तो So पहला टॉपिक है आज का नॉस्टर। तो नॉस्टर में नॉस्टर, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा बात करा था, एक नया प्रोटोकॉल आया है जिसमें कि एक स्टेटलेस तरीके से बिना एक सर्वर की जरूरत पड़े हम इंफॉर्मेशन को रिले कर सकते हैं। तो ये पिछले 1-2 हफ्ते में काफी एकदम से पॉपुलर हुआ है और उसमें कुछ ऐप्स हैं जिसपे थोड़ी ट्रैक्शन आ रही है, पर एक डैमस करके ऐप है जो कि सिर्फ iOS पे अवेलेबल है अभी। तो उस ऐप पे काफी काफी ज्यादा ट्रैक्शन आई है और उसमें जैक डोर्सी जो कि ट्विटर के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, उन्होंने आके उस पे काफी ज्यादा हलचल मचा रखी है। right, and Jack seems like he's like 24/7 on Nostr and he's like talking with people, and Nostr में लोग अभी lightning invoice भी paste कर सकते हैं and anybody from your follow list can pay that lightning invoice। तो अभी पता चल रहा है कि लोग ऐसे बहुत सारे sats से lightning network में Nostr से ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी कूल। एंड लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको नॉस्टर की डिटेल्स में घुसना है कि नॉस्टर क्या है, कैसे कैसे काम करता है, देयर इज दिस गिटहब रिपो जहाँ पे नॉस्टर का प्रोटोकॉल पूरा डिटेल्स में बताया गया हुआ है। एंड अगर आप डेवलपर हो, अगर आपको ऐप बनाना है नॉस्टर के ऊपर, तो ये गिटहब रिपो डेफिनेटली चेक करें। बहुत सारे डिटेल्स है नॉस्टर की
नॉस्टर की जो डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं उसको बोलते हैं निप्स, नॉस्टर इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। और वो एक एक करके डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दिखाया जाता है। एंड सो विशाल ने हम लोगों को भेजा कि गिटहब नॉस्टर क्लाइंट। हाँ, तो नॉस्टर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये एक कंसोलिडेटेड लिंक है जो कि मैं शो नोट्स में पेस्ट कर दूंगा। तो इसमें राइट, बताया गया है कि लिनक्स पे कौन सा अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे कौन सा अवेलेबल है, आईओएस पे कौन सा अवेलेबल है। राइट, तो आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं आपको किस तरीके से यूज करना है। बट मैं एक जो इन्फॉर्मेशन शुरू में देना चाहूंगा वो ये है कि एंड्रॉयड पे नेटिव अभी कोई भी ऐप नहीं है जिसके थ्रू आप नॉस्टर को यूज कर सकते हैं। जो भी एप्स अवेलेबल हैं वो वेब एप्स, वेब असेंबली टाइप की एप्स हैं जो नेटिवली नहीं बनी हुई हैं। तो उसमें लैग है थोड़ा, उसका जो यूजर इंटरफेस है या यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर नहीं है। तो ऑल्दो उस पर भी कई यूजर्स हैं बट उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। बट जो iOS की ऐप है डैमस, जिसके बारे में पहले बात कर रहा था, वो iOS में टेस्ट फ्लाइट पे अवेलेबल है। तो आप iOS में पहले टेस्ट फ्लाइट की ऐप इंस्टॉल करके उसमें डैमस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे डैमस को इंस्टॉल करने का लिंक रहेगा टेस्ट फ्लाइट के थ्रू। और डैमस ही है जो जिस पे सबसे ज्यादा अभी ट्रैक्शन आ रही है। वो डैमस एक ट्विटर का क्लोन है प्रीटी मच। और जैसे राज ने पहले बताया कि वन ऑफ द फीचर्स इज कि जब आप डैमस पे कुछ भी पोस्ट करते हो तो उसमें अपने लाइटनिंग नेटवर्क की इनवॉइस पेस्ट कर सकते हो। तो उसमें लाइटनिंग की पेमेंट्स मतलब प्री इंटीग्रेटेड है और लोग जस्ट टेस्टिंग के लिए ही उसमें ऐसे ही इनवॉइस पेस्ट कर देते हैं और कई लोग उनको ऐसे पे भी कर देते हैं। तो उससे एक फन तरह का इकोसिस्टम क्रिएटेड है। और जैक डोर्सी ने खुद बहुत लोगों के इनवॉइसेस ऐसे ही पे करे हैं जस्ट जस्ट फॉर फन सेक। तो अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो आप ये डेफिनेटली चेक करें। ये स्क्रीन पे अभी राज ने खोला है डैमस का लिंक। नाइस। एंड ये बहुत ही क्यूट सा लुकिंग वाला ऐप है। अगर आपके पास iOS है तो डेफिनेटली ट्राई करें इससे लेके। एंड नॉस्टर पे एक पैरेलल सोशल मीडिया बन रहा है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो कोई एक पर्टिकुलर सर्वर से नहीं चलता है एंड जिसका कोई ओनर नहीं है। सो दिस हैज़ बीन द टॉकिंग पॉइंट ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट निकाला है उसकी कॉइन्स लेके डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया के नाम पे। बट एक्चुअली टेक्निकली डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया बनाने के लिए वी नीडेड अ सिंपल प्रोटोकॉल जिसके ऊपर सारे लोग एग्री हो सके, rather देन वी नीड अ ब्लॉकचेन। इसके लिए ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं होते, कॉइन्स की जरूरत नहीं होते, बट एक अच्छा ढंग का प्रोटोकॉल की जरूरत होती जो अभी तक हमारे पास आ गया नॉस्टन नाम से। तो एग्जैक्टली और 2017 के बाद से हमने देखा कितने आईसीओज आए, कितने प्रोजेक्ट्स आए जो ऐसे यूजर्स को बेवकूफ बना रहे थे। हम ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइजेशन ले आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बट एसेंशियली डिसेंट्रलाइजेशन इस चीज से आती है अगर बहुत सारी नोड्स यूजर खुद रन करें या सिर्फ रिले नोड्स हों जो आपके डेटा को इधर से उधर ट्रांसमिट कर रही हैं। अगर एक सेंट्रलाइज सर्वर बीच में आता है जो आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है, आपके डेटा को देख पा रहा है और आपके डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर पा रहा है, तो वो सेंट्रल पावर हाउसेस बन जाते हैं जो कि सर्वेलेंस के लिए और यूजर्स को तंग करने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है बहुत बड़े लेवल पे। तो नॉस्टर प्रोटोकॉल ने ये दिखा दिया है कि बिना ब्लॉकचेन के, बिना कोई कॉइन बनाने के, बिना कुछ करने के आप एक बहुत ही बढ़िया डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया बना सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इतनी हलचल मची हुई है पिछले एक हफ्ते से। राइट। एंड इलॉन मास्क ने जैसे ट्वीट किया था कि उन्होंने नॉस्टर की और कोई भी कॉम्पिटिंग सोशल मीडिया का प्रमोशन बंद कर दिया है ट्विटर में। बट अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई बैन हो रहा है या किसी का ट्वीट डिलीट हो रहा है नॉस्टर की प्रमोशन की वजह से। आई थिंक दैट वाज जस्ट अ न्यूज। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द sarcastic post that he made. The हम्म। acid test for any two competing socio-economic system is which side needs to build a wall to keep people from escaping. एग्जैक्टली And that ये is the 3 bad महीने one. पहले का ट्वीट है। जून का, हाँ, सॉरी 6 महीने पहले का राइट, जून का ट्वीट है। और राइट। इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि जो वॉल बिल्ड कर रहा होता है वही बैड साइड होती है, जबकि उनका खुद का ओन्ड प्लेटफॉर्म ट्विटर ही, नॉस्टर और कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी थे हाँ, जिन्होंने हाँ, जिनको उन्होंने ब्लॉक करा। बट नॉस्टर एक इतना छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा प्लेटफॉर्म है कि उसका मेंशन भी आना ट्विटर के टर्म्स एंड कंडीशन में एक बहुत बड़ी बात होगी नॉस्टर कम्युनिटी के राइट, लिए। राइट। And as people say, actually this could be the best advertisement for Nostr. ये ट्विटर ने जब बैन किया तभी लोगों और पता चला कि ये Nostr क्या है।
एंड हम्म, नॉस्टर क्या चीज है, and लोग और भी ट्राई करने लग गए, हम्म, राइट। एंड ये वो ट्विटर बैन नोटिफिकेशन नॉस्टर चल रहा है, 1 डेढ़ साल हो गया, लाइक फिएट जेफ ने अपना वो प्रोजेक्ट निकाले थे विद द डॉक्यूमेंटेशन 2021 की मिड में। एंड थोड़ा थोड़ा करके उसका एडॉप्शन हुआ, थोड़ा पूरा 2022 तक। बट अभी जैसा दिख रहा है ट्विटर में कि हर कोई नॉस्टर के बारे में बात कर रहा है, ये तो वो एलॉन मस्क की बैन की बाद ही हुआ है। correct. तो so that's the funny thing, and you say to Bitcoin Twitter not to do something, and we end up doing that the most. वो वही करा जाएगा सबसे ज्यादा। एंड देन आई वाज गोना ऐड के काफी फ्रस्ट्रेशन है पूरी दुनिया में सेंट्रलाइज बिग टेक प्लेटफॉर्म की वजह से, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स इतने इतने बड़े हो चुके हैं और इतने ज्यादा सेंट्रलाइज हो चुके हैं कि ये अपनी मनमानी करते हैं, ये जिसको भी चाहे उसको बैन कर देते हैं। एंड देन हमने देखा कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में कितने कितने ज्यादा लोगों को फॉर नो रीजन ऐसे ही बैन कर दिया गया। एंड देन हमें जो इंटरनेट हमने सब लोगों ने देखा ही है कि 2003 4 5 में कितना फ्री इंटरनेट था, है ना, टॉरेंट एप्स होती थी, आप कुछ भी डाउनलोड करते थे, कोई आपको सेंसर नहीं करता था। एंड देन इवन आईएसपी लेवल पे या डीएनएस लेवल पे भी कुछ ज्यादा सर्वेलेंस नहीं होती थी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े 2007 8 9 के बाद, जैसे गूगल और बाकी एप्पल जैसी कंपनीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड आया, इन कंपनीज ने बहुत ही बड़े लेवल पे फ्री एप्स देनी शुरू करी, है ना। तो Hmm. कहते हैं ना, इफ योर प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट, है ना। Right, तो दे आर यूजिंग यू, दे आर यूजिंग योर अटेंशन, है ना, और आपके बारे right, में देयर इज अनदर कोड, कहते हैं व्हेन यू सर्च ऑन गूगल, it's not you who's searching on Google, it's Google who's searching for you। ठीक है, जब आप गूगल पे सर्च मारते हैं तो आपकी लोकेशन क्या थी जहाँ पे आपने सर्च मारी, आपका आईपी एड्रेस क्या था, आपने और क्या टैब्स खोल रखे थे, आपकी कुकी ब्राउजर की हिस्ट्री, गूगल हर चीज आपके बारे में जानना चाहती है एट दैट मोमेंट और उसको hmm, इनफाइनाइट टाइम के लिए सेव करती है। तो एसेंशियली नॉस्टल प्रोटोकॉल एक तरह से इट्स लाइक अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और hmm, जो भी टेक कम्युनिटी है और जो बिटकॉइन कम्युनिटी है वो तो डिसेंट्रलाइजेशन में वैसे ही इतना ज्यादा बिलीव करती है कि नॉस्टर जिनको भी समझ आ रहा है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज पॉसिबिलिटीज नॉस्टर पे भी लिमिटलेस है। right. हर तरह की बिग टेक की जो भी ऐप है उसका रेप्लिका, एक डिसेंट्रलाइज तरीके का रेप्लिका बनाया जा सकता है नॉस्टर प्लेटफॉर्म पे। राइट, एंड इट्स नॉट ओनली जस्ट ट्विटर एंड सोशल मीडिया, बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाया जा सकते हैं, एनीथिंग जिसमें एक डेटा कम्युनिकेशन लेयर चाहिए, वही आप नॉस्टर के ऊपर सिमुलेट कर सकते हो। सिग्नल ऐप, कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, प्रोबेबली वॉइस चैनल्स एंड वीडियो मैसेजिंग। एंड देन कुछ लोग तो अभी बात कर रहे थे कि गिटहब को नॉस्टर के ऊपर कैसे लेके आ सकते, नॉस्टर में गिटहब बना सकते हैं कि नहीं। एंड नॉस्टर प्रोटोकॉल इज इतना वर्सेटाइल और इतना फ्लेक्सिबल है कि किसी भी चीज को अगर आप नॉस्टर कंटेंट टाइप में ट्रांसलेट कर सकते हो तो उसका ऐप बन सकता है नॉस्टर के ऊपर। बट अच्छे बातें तो हो गए, अब थोड़ा प्रॉब्लम में भी आते हैं, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज ऑलवेज सनशाइनी, उसमें प्रॉब्लम्स भी होते। तो एज एज यूजुअल नॉस्टर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सो नॉस्टर क्योंकि अभी बहुत ही नया प्रोटोकॉल है, इसमें निप्स करके रहते हैं, नॉस्टर इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स, जिसके थ्रू नॉस्टर के प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करा जाता है। पर ये एज अ सेड इतना रिसेंट है कि इसमें सर्टेन इश्यूज अभी भी हैं। और एक एक इशू आया था अभी थोड़े दिन पहले ही, जिसमें नॉस्टर की प्राइवेसी और आईपी एड्रेसेस वगैरह लीक हो रहे थे, और उस अटैक का पूरा डिटेल आई थिंक इस पोस्ट में है, या एक मैंने पोस्ट पढ़ा था जिसमें पूरा डिटेल था, यही है, यही इसी ब्लॉग पोस्ट पे पूरा डिटेल है कि आप कैसे कोई भी जो नॉस्टर का वेब क्लाइंट है जैसे astral.ninja है, उसमें किसी यूजर के प्रोफाइल पिक को यूज करके उसके यूआरएल को कैसे उनका आईपी एड्रेस टॉक्स कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं। बट आने वाले टाइम में ये सारे इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे। इस पे पूरा एक गिटहब का इशू चल रहा था जिसपे डिटेल में लोगों ने इसको इम्प्रूव कैसे करा जाता जा सकता है उसके बारे में बात करी हुई थी। एंड नॉस्टर काफी नए हैं, तो लोग जैसे जैसे यूज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डाउनफॉल भी आ रहा है, डाउनफॉल भी दिख रहा है। एक डाउनफॉल तो ये है कि नॉस्टर में डॉस प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप अगर रिले चला रहे हो और कोई अगर आपको रिले को डॉस करना चाहते हैं तो नॉस्टर में कोई
कोई प्रोटेक्शन नहीं है वो डॉसिंग अटैक के अगेंस्ट। तो अभी तक तो किसी ने किया नहीं है बिकॉज नॉस्टर इज स्मॉल, बट दैट इज ऑल्सो लाइक आई हैव सीन कुछ कुछ डिस्कशन चल रहे थे कि कैसे डॉस प्रोटेक्शन लेके आया जा सकता है। देयर आर मेनी वेज। JB55 जो है वो काम कर रहा था हैश कैश टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। जैसे एडम बैक ने 1998 में ईमेल स्पैमिंग बंद करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क लेके आए थे, दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। तो JB55 टूक द सेम आइडिया एंड अप्लाइड कि अगर आपको नॉस्टर में पोस्ट करना है किसी के रिले में, आपको भी थोड़ा प्रूफ ऑफ वर्क करना पड़ेगा। एंड सो देयर आर मेनी कॉम्पिटिंग आइडियाज फ्लोटिंग अराउंड, बट एक अच्छा चीज ये है कि हर एक रिले सर्विस प्रोवाइडर अपने खुद का डॉस प्रोटेक्शन अपने खुद से डिजाइन कर सकता है। हर किसी करेक्ट। को एक डॉस प्रोटेक्शन में एग्री करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक अच्छा चीज है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिंग आइडियाज एंड सॉल्यूशंस निकाल के आएंगे। ऑब्वियसली करेक्ट। इट्स अ न्यू प्रोटोकॉल, नया प्रोटोकॉल है तो उसमें प्रॉब्लम भी है, बट प्रॉब्लम है तो लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक मैस्टरडॉन करके प्रोटोकॉल भी अभी रिसेंटली चल रहा है, पिछले 1-2 साल से आपने उसके बारे में सुना होगा। तो मैस्टरडॉन को भी ट्विटर का ऑल्टरनेटिव बोला जा रहा था। और मैस्टरडॉन थोड़ा अलग तरह का आर्किटेक्चर है, क्योंकि उस पे एक फेडरेटेड आर्किटेक्चर चलता है कि आप एक अपना सर्वर स्पिन ऑफ कर सकते हो। तो जैसे कि ट्विटर एक सिंगल एंटिटी है जो सारा डेटा सारे यूजर्स का ओन करती है। तो मैस्टरडॉन में आप अपनी फेडरेशन खुद बना सकते हो, जैसे कि आपके लेट्स से स्कूल की कम्युनिटी है या आपके फ्रेंड्स की कम्युनिटी है, तो आप उनके लिए एक अलग सर्वर स्पिन ऑफ कर सकते हो, तो आप उनका डेटा मैनेज करते हो। बट नॉस्टर ने उससे भी एक स्टेप आगे डिसेंट्रलाइजेशन में लेके गए हैं कि इसमें जो जो सर्वर्स हैं वो प्रीटी मच वो इनक्रिप्टेड डेटा रिले करते हैं, पर उनके पास बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन कोई नहीं होती कि डेटा क्या है। उनको ऑल्दो उनको ये पता होता है कि कौन सा यूजर किसको भेज रहा है, बट दैट्स अबाउट इट। दे आर जस्ट लाइक रिले कर राइट, रहे हैं, डेटा को इधर से लेके उधर दे रहे हैं। राइट। उनका काम बस वही है, सिंपल सा काम है रिले करना, बस डेटा स्टोर करना और डेटा को इधर से उधर भेजना। एंड एक रिले दूसरे रिले से कनेक्ट हो सकता है, बहुत सारे क्लाइंट बहुत अलग अलग रिले से कनेक्ट हो सकता है। एंड ऐसे करके इट क्रिएट्स इट्स ओन नेटवर्क ऑफ लाइक रिलेज, जहाँ पे ये सारे डेटा से एक जगह से दूसरे जगह आ रहे हैं। और रिले में भी आप अपना छोटा सा रिले स्पिन ऑफ कर सकते हो अपने फैमिली के लिए, या एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पिन ऑफ कर सकता है, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पिन ऑफ कर सकती है। और इसमें राइट, आई एम श्योर फ्यूचर में ऐसे प्रोविजंस आएंगे कि ओनली वाइट लिस्टेड सर्टेन लोग ही एक रिले को यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे पब्लिक रिलेज भी रहेंगे। राइट, और एक रिले किसी भी तरह के मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है। तो आपका कोई भी यूज केस हो सकता है, सेम रिले भी यूज करा जा सकता है। तो काफी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं इस प्रोटोकॉल में, तो वी थॉट कि ये एक वर्थ मेंशन है एपिसोड के स्टार्ट में। एकदम, एकदम। एंड आगे आगे हम देखते जाएंगे फ्यूचर एपिसोड में कि इसका प्रोग्रेशन कैसे होते हैं। एंड नॉस्टर का स्टैट निकाला है रिसेंटली, इतने सारे पब कीज रजिस्टर हो चुके हैं एंड इतने सारे इवेंट रिले हुए हैं इन लास्ट 2 days। सो ये लाइटनिंग नेटवर्क की तरह ही बढ़ रहा है, वेरी ऑर्गेनिक एंड वेरी ग्राउंड टू अर्थ। एंड सारे ही सारे Bitcoin plebs, all the Bitcoin plebs are like jumping onto it, and Jack is like the captain of that ship, and he's like navigating all that. So nice. ये और काफी बस पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब देखने को मिल रही है ना रोस्टर पे, जो पूरी राइट। कम्युनिटी आपस में, मतलब देयर एवरीवन इज एक्साइटेड लाइक अ किड के कितना बढ़िया है कि है ना, एक डिसेंट्रलाइज्ड रिले इन मैसेजेस को लेके जा रहा है, और एक्सपीरियंस प्रीटी मच ट्विटर वाला ही है। हाँ, 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 बहुत सही है, बहुत सही है। एंड आगे देखते रहेंगे कि इस पे कैसे काम होता है और ये किस कैसे बढ़ते हैं आगे। तो बिल्कुल। लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। यस। तो Huh, so yeah, so our next segment is Japan and its central bank. तो यस, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक काफी बड़ा हंगामा हुआ है इस हफ्ते। तो मैं ऑल्दो काफी सारे हमने इसमें सब टॉपिक्स लिस्ट कर रखे हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी बढ़िया तरीके से बता पाऊँ। तो एसेंशली जापान जो है एक कैनेरी इन द कोल माइन है, कि एक ऐसा कंट्री है जिसमें थोड़ा वियर्ड तरह का इकोनॉमिक्स टेस्ट करा जा रहा है, और ये फ्रंट फ्रंट एंड पे है बिल्कुल पूरी दुनिया में जो ये इकोनॉमिक्स की टेस्टिंग चल रही है। तो एसेंशली आपको पता होगा कि जापान की जो डेट टू जीडीपी है
तो वो बहुत ज्यादा है। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होती है कि जो किसी भी सरकार पे कर्जा होता है, वो कर्जा डिवाइडेड बाय उसकी जीडीपी हर साल की कितनी है, उसकी रेशियो निकाली जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जापान की डेट टू जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पिछले 50-70 साल से पूरी डिटेल्स कैप्चर करते हैं इस फिनोमेना की, उनका ये मानना है कि अगर डेट टू जीडीपी किसी देश की 130% से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो देश डिफॉल्ट करता है। और 51 आउट ऑफ 52 टाइम्स ऐसा ट्रू हुआ है। अगर ओके। 52 टाइम्स किसी देश की डेट टू जीडीपी 130% से ज्यादा बढ़ी है, तो 51 आउट ऑफ 52 टाइम्स उस देश ने डिफॉल्ट मारा है। और जापान की ऑलरेडी वो 260% के आसपास चल रही है। ये थोड़ा सा पुराना ग्राफ है, 262% है आज का फिगर जो है। ओके। तो एक चीज क्लियर होगी कि जापान के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है जापान की सरकार पे। तो इसकी वजह से उनके जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं देश के अंदर, वो उनका सेंट्रल बैंक बढ़ा नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, तो जापान कंट्री का जो डेट को उतारने का, डेट सर्विसिंग कॉस्ट कह देते हैं इसको, कि जो कर्जा उतारने के इंटरेस्ट रेट इनको हर महीने पे करनी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उनकी एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी वो बढ़ जाती है। तो मतलब उससे देश का दिवाला निकल सकता है ना, द कंट्री कैन गो टू बैंक्रप्सी। तो पिछले कुछ सालों से जापान बैंक ऑफ जापान जो है, जो जापान का सेंट्रल बैंक, वो बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहा था। ये पहला पार्ट है स्टोरी का, नहीं बढ़ा रहा था। और इसका एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं यील्ड कर्व कंट्रोल। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। हम्म। तो यील्ड कर्व कंट्रोल क्या होता है? यील्ड कर्व होता है एसेंशली हर हर दुनिया की जो गवर्नमेंट है ना, उनके मार्केट में बॉन्ड्स इशू होते हैं। जब भी सरकार को खर्चा करना होता है, वो बॉन्ड्स इशू करते हैं मार्केट में। तो हर सरकार 30 साल के बॉन्ड्स निकालती है, 10 साल के निकालती है, 5 साल के निकालती है, 2 साल के निकालती है। ठीक है। तो जो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स होते हैं ना, क्योंकि अगर आप कोई भी लॉन्ग डेटेड बॉन्ड खरीदते हो, अगर आप 30 साल का बॉन्ड खरीद रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट पे प्रीमियम मिलता है, बिकॉज आप एक ड्यूरेशन रिस्क ले रहे हो, है ना। अगर आप एक 2 साल का बॉन्ड लेते हो, 2 साल में मैच्योर हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। पर अगर आप 30 साल का बॉन्ड खरीद रहे हो, आपको 30 साल तक वो बॉन्ड लेके बैठना पड़ेगा, फिर आपको उस पर कुछ मिलेगा। और 2 साल का बॉन्ड है ना, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा। जो 5 साल का बॉन्ड है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा। 10 साल के बॉन्ड पे उससे और थोड़ा ज्यादा रहेगा। 30 साल पे सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है। ये नॉर्मल यील्ड कर्व वैसा दिखता है, इसको यील्ड कर्व बोलते हैं। पर होता क्या है कि जब भी आप मार्केट में लिक्विडिटी कम कर देते हो, सेंट्रल बैंक जब लिक्विडिटी कम कर देते हैं, तो यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट कैसे होता है कि जो शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स हैं, उन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना। ओके। एंड तो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। कम हो जाता है, तो यील्ड कर्व की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। तो ओके। इस शेप को बिगड़ने से रोकने के लिए यील्ड कर्व कंट्रोल का इस्तेमाल करा जाता है, कि सेंट्रल बैंक्स बोल देते हैं कि हम एक सर्टेन यील्ड से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो जापान ने पिछले कुछ साल से जो अपर थ्रेशोल्ड था, वो 0.25% रख रखा था। तो, ओके। तो जापान की गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि हम 0.25% से बढ़ने नहीं देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, वो इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा रहा है हम्म। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से। हम्म। जिसकी जिसकी वजह से अभी क्या है कि जब अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, तो डॉलर को रिटर्न्स अमेरिका के अंदर ही बढ़िया मिल रहे होते हैं। तो डॉलर सारे दुनिया के देशों से निकल के अमेरिका में वापस जाता है। और सिमिलरली जापान से भी निकलता है ना। तो जो जापानीज येन है, जो जापान की करेंसी है, वो वीकन हो रही थी डॉलर के अगेंस्ट। हम्म। वो इतनी ज्यादा वीकन हो रही थी कि वहां की जो इन्फ्लेशन है, वो 40 साल 40 इयर्स के हाई पे पहुंच रही थी ऑलमोस्ट। ओके। तो उस इन्फ्लेशन को चेक में लाने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने इस हफ्ते आखिरकार दे थ्रू इन द टाउल कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये दैट्स द होल स्टोरी के जापान के सेंट्रल बैंक का जो 0.25% का थ्रेशोल्ड था, उसको बढ़ा के उन्होंने 0.5% कर दिया है। एसेंशली उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जापानीज येन अब स्ट्रेंथन होएगा। ओके। और स्ट्रेंथन होएगा क्या, जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई मार्केट में, हम्म। जापानीज येन 2.5%, 2.5% साथ के साथ बढ़ गया अगेंस्ट डॉलर। और जो भी लोग करेंसी मार्केट्स में डील करते हैं, उनको हम्म। समझ होगी इस बात की कि 2.5% एक करेंसी का इमिडिएटली मूव हो जाना बहुत बड़ी बात होती है।
ऑन अ नॉर्मल डे करेंसी जनरली कुछ बिप्स मूव करती है, 0.1%, 0.2%। पर राइट। पर ये इस हफ्ते काफी बड़ी चीज हुई है। और इन सब का एसेंशियली लिंक क्या है कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी एसेंशियली मार्केट से कम हुई है। ऑल्दो जापान की गवर्नमेंट जो है, अगर आप जनवरी 2022 को कंपेयर करेंगे अक्टूबर 2022 के साथ, तो जापान की गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है यूएस ट्रेजरीज की, अमेरिका के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, और वो लगातार अमेरिका के गवर्नमेंट बॉन्ड सेल कर रहे हैं हम्म। जस्ट टू प्रोटेक्ट द जापानीज येन, जो कि बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया था डॉलर के अगेंस्ट। तो हम्म। जापानीज येन को बचाने के लिए और अपने देश के अंदर इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन और ज्यादा ना बढ़े, जापानीज गवर्नमेंट ने थोड़े से इंटरेस्ट रेट इस हफ्ते बढ़ाया, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। पूरी इकोनॉमिक्स की दुनिया में हर कोई यही प्रोटेक्ट कर रहा था आज से कुछ महीने पहले कि जापान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंटरेस्ट रेट बढ़ाने। तो ओके। बिटकॉइन के साथ इस सबका क्या कोरिलेशन है कि लिक्विडिटी एसेंशियली सिस्टम से और कम होएगी, क्योंकि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सिस्टम से ओवरऑल लिक्विडिटी कम होती है, बिकॉज रिस्क प्रीमियम कम हो जाता है, आपका रिस्क लेने का इंसेंटिव कम हो जाता है, बिकॉज आपको नॉर्मल आप ब्याज पे ही पैसा दे देते हो, आपको उस पर रिटर्न मिल जाता है ना। हम्म। हम्म। तो इससे प्रॉब्ली आने वाले कुछ टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट लिक्विडिटी कम होगी और बिटकॉइन के प्राइस पे भी प्रेशर इससे बन सकता है थोड़ा। राइट। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ही इन जनरल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे लगे हुए हैं, बिकॉज पिछले एक एक साल से ये ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन का थोड़ा स्केयर था। अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, और हमने इसका सिनेरियो 80s में देखा था। और 80s में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन दुनिया भर के देशों में बढ़ा था, और उससे काफी फिर रेवोल्यूशन, दंगे फसाद हो जाते हैं। तो ये एक तरह का सारी गवर्नमेंट्स का, सेंट्रल बैंक्स का एक चेक है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो क्योंकि अमेरिका बढ़ा रहा है इंटरेस्ट रेट्स, तो जापान को भी एक प्रीटी मच उसी की तर्ज पे बढ़ाने पड़े, नहीं तो उनकी खुद की करेंसी डूबने की कगार पे थी ऑलमोस्ट। बट इससे उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा? वो तो और भी खराब होने वाला है। यूर आस्किंग डेट टू जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी एक ये न्यूज आया था विच इज दिस, जापान ने अभी $200 बिलियन का 28 अक्टूबर को एक पैकेज अनाउंस करा था हम्म। टू ईज द इन्फ्लेशन। तो हम्म। जापान की गवर्नमेंट तो और डेट उठाए जा रही है, उठाए जा रही है, उठाए जा रही है ना। तो राइट। डेट टू जीडीपी तो वर्स ही होएगा हम्म। विद टाइम। और जापान की तो पॉपुलेशन भी जो है वो बूढ़ी होती जा रही है। तो इसका मतलब कोई भी चांसेस नहीं है कि डेट टू जीडीपी, मतलब ऐसा होता है स्लाइटली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट आने वाले टाइम में डेट टू जीडीपी तो बढ़ता ही रहेगा। और ये वाला अगर हम चार्ट देखें, ये निक्के का चार्ट है जो जापान की स्टॉक मार्केट है, और ये इसमें एक 1988 के आसपास, 89 के आसपास एक बहुत बड़ी रैली आई थी, और उसके बाद उसका कुछ रिटर्न ही नहीं है। मतलब 30 साल में अगर आपने जापानी स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रखे थे, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं आया उसमें। तो जापान में इन जनरल स्टैग्नेशन आई हुई है काफी डेकेड से ही, तो वहां पे कुछ भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज की। तो एसेंशियली अगर इतना इतना बड़ा जो डेट है, अगर जापान की गवर्नमेंट को उतारना है तो कहीं से तो पैसा कमाना पड़ेगा, पर अगर देश में पूरा स्टेगनेंट है इन्वायरमेंट, तो वो कैसे कमाएंगे, है ना। तो हम्म। आप खुद जाके देख सकते हो, जो यूएसडी जेपीवाई है, जापान की करेंसी काफी ज्यादा गिर रही थी कंपेयर टू हम्म। डॉलर। हम्म। और इसी की वजह से उनको जापान के सेंट्रल बैंक को एक स्टेप लेना पड़ा कि उस करेंसी को कंट्रोल में लाने के लिए, और इन जनरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। और एक ये भी स्टैट था जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जापान का सेंट्रल बैंक जो है वो ऑलरेडी 50%, जो जापान का नेशनल डेट है 50% ओनर उसका खुद का सेंट्रल बैंक ही है। तो ये फिगर भी अपने आप में बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल बैंक कब तक खरीदता रहेगा, है ना। आफ्टर अ पॉइंट कहीं पे भी तो जाके ये ब्लो अप कर सकता है ना। आप देखो सिर्फ 2014 के आसपास ही वो 10% भी ओन नहीं करता था, हम्म। और 2014 से 2022 में सिर्फ 8 साल में ही वो रेशो बढ़ के 10% से 50% पे चली गई है। एसेंशली कहने का मतलब है कि ना ही जापान के जो लोग हैं और ना ही जो फॉरेन फॉरेन बायर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी जो
जापान का डेट है खरीद ही नहीं रहा है, उसका इकलौता बायर ही जापानी सेंट्रल बैंक बना हुआ है इस टाइम पे। तो हम्म। जापान की सिचुएशन काफी डायर है। हम्म। और एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर पाना इतनी इतना बड़ा डेट होने के बावजूद वो काफी मुश्किल डिसीजन था, बट उनको लेना पड़ा इस हफ्ते। और इसने फाइनेंशियल मार्केट्स को काफी काफी हिलाया। और जैसा कि ये एक चार्ट में हमने देखा था, हाँ, बॉन्ड यील्ड्स बॉन्ड यील्ड्स एसेंशली जो जापान की ट्रेजरीज हैं उस पे विद इन मिनट्स यील्ड काफी ज्यादा बढ़ा, विद इन अ फ्यू मिनट्स या आवर और सो। हम्म। मार्केट ने भी पूरा इसको एकदम से रिएक्ट करा है। और इसके चलते यूएस का भी जो था यील्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड्स था, उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिला। एनीवे इसी में रैप अप करते हैं कि अगर आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप जाके एक्सप्लोर करिए कि जापान की इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। और ये काफ़ी काफ़ी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जापान जो है वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इशूअर्स है जो डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है। तो अगर जापान में कुछ भी अगर हलचल होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो दुनिया भर की मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग द बिटकॉइन मार्केट। राइट। सिचुएशन तो काफी स्केरी सुनाई दे रहा है। एंड अब एक कॉमन इंसान, कॉमन बंदा ये सिचुएशन से कैसे डील करे, लाइक को उस उन उन लोगों के लिए क्या सजेशन रहेगा हमारा? सी कॉमन जो पर्सन है उनको ये देखना पड़ेगा कि आने वाले कुछ एक दो साल में इन्फ्लेशन का डर ज़्यादा है या डिफ्लेशन का डर ज़्यादा है। तो अपना पोर्टफोलियो इसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ऑल्दो हम जो बिटकॉइनर्स हैं, हम फाइनेंशियल एसेट्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं ना। हम स्टॉक मार्केट्स अगर हम सबने टेस्ट कर ली हुई है, हमें पता है कि ये सब स्कैम है, क्योंकि फिएट करेंसी का एंटायर सिस्टम ही है ना इनफिनाइट मनी सप्लाई के ऊपर बना हुआ है, और उसका कोई हम्म। अंत नहीं है, कोई भी उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर लेता है। हाँ, और तो इतने सारे वेरिएबल्स है उसमें, इतने सारे वेरिएबल्स की यील्ड कर्व हो गया, डेब्ट टू जीडीपी हो गया, सेंट्रल बैंक का पॉलिसी हो गया, मतलब करेक्ट। एक बंदे को ऑलमोस्ट इकोनॉमिस्ट ही बनना पड़ेगा ये सब कुछ समझ के अपना अपना विचार निकालने के लिए। हाँ हाँ, और इतने वेरिएबल्स एंड देन कोई भी वेरिएबल किसी भी टाइम पे मैनिपुलेट हो जाता है, एंड देन यू नेवर नो उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कैसे आने वाला है। तो सी सजेशन तो वही सिंपल है जो बिटकॉइनर्स देते हैं कि जो फिक्स सप्लाई एसेट्स हैं उन पे बैठो, है ना। और ऐसा हो सकता है कि अगर अब शॉर्ट टर्म में, है ना, अगर इन्फ्लेशन का स्केयर है तो आपको बिटकॉइन पे रिटर्न्स नहीं आएंगे, बिकॉज जब भी इन्फ्लेशन का स्केयर होता है तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हो जाता है। सारे बिटकॉइन को रिस्क एसेट माना जाता है ना शॉर्ट टर्म में। तो सारे रिस्क एसेट से पैसा निकल जाता है। रिस्क एसेट कौन से? स्टॉक मार्केट्स होगी, है ना, क्रिप्टो होगी, रिस्क ऑफ। पर अगर डिफ्लेशन का स्केयर है ना, तो अगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में रिसेशन आने वाला है, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर रिसेशन आएगा तो सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी को लूज कर देंगे, पैसा मार्केट में आ जाएगा, तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट हो जाता है। तो रिस्क ऑन में लोग फिर रिस्क लेते हैं। तो आपने देखा कि जैसे कोरोना के टाइम पे रिसेशन वाला थोड़ा सीन हो रहा था, स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ा, है ना, हम्म। बिकॉज सेंट्रल बैंक्स ने पूरे टैप्स खोल दिए थे लिक्विडिटी के। तो एक एवरेज इन्वेस्टर को सिर्फ यही समझना पड़ेगा। और अगर आपको स्टॉक्स और इन सबसे दूर भी रहना है, तो आई थिंक सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करके लॉन्ग टर्म बैठना ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बिकॉज हो सकता है एज अ सेड कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन के चक्कर में थोड़ा बिटकॉइन का प्राइस करेक्ट हो, बट लॉन्ग टर्म में वो मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा रिटर्न देगा कंपेयर टू एनी हम्म। एसेट क्लास। हम्म। और उसका पीछे का गेम और उसके पीछे का इक्वेशन भी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग जज कर रहे हैं कि ये पॉलिसी ये वेरिएबल कैसे होगा, और वहां पे बस हम लोग ये जज कर रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है और वो बस कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदल सकता। राइट। एंड जितने दिन तक बिटकॉइन एग्जिस्ट कर रहा है उतने उतने भी ज्यादा लोगों को मालूम चल रहा है, जितने लोगों को मालूम चल रहा है उतने लोग एक्वायर करेंगे, बट टोटल सप्लाई तो फिक्स्ड रहेगा। तो आपके पास द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज लाइक आपका सैट्स नंबर कितना है, टोटल दैट्स सप्लाई का कितना परसेंटेज आपके पास है।
वो परसेंटेज आपके पास अगर आया तो कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, वो परसेंटेज कोई नहीं चेंज कर सकता किसी भी वेरिएबल चेंज करने के बाद भी। बिल्कुल। और एक बिटकॉइन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो इन्फ्लेशन, ईयरली इन्फ्लेशन वो कम हो रहा है, हर 4 साल में वो हाफ हो जाता है ना। तो ऑल्दो अभी बिटकॉइन का नेटवर्क कितना छोटा है ना, 2008-9 में लॉन्च हुआ था, अभी 2022 चल रहा है, 13-14 साल का नेटवर्क है सिर्फ। हम्म। आज से 10-20-30 साल में बिटकॉइन का नेटवर्क और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट और ईयरली इन्फ्लेशन और और घट कम होता जाएगा। जाएगा, हर चार साल में आधा होता जाएगा, हाफ हाफ हाफ, है ना। हम्म। तो आपको आपके एसेट में तो रिटर्न बढ़ेगा ही, क्योंकि इसकी प्रोडिक्टेबल है मॉनेटरी पॉलिसी। आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि आज से 4 साल के बाद या 8 साल के बाद या 12 साल के बाद कितने बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आएंगे पर 10 मिनट्स। या जबकि 140 साल के बाद। या 140 साल का, एग्जैक्टली कितना ज्यादा प्रोडिक्टेबल है। तो जबकि ट्रेडिशनल फिएट सिस्टम में आप किसी भी कंट्री में आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से लिक्विडिटी कहाँ पे आ जानी है, कब लिक्विडिटी कम हो जानी है, आपके कौन से एसेट को इम्पैक्ट करे, अनप्रिडिक्टेबल है। तो अनलेस आपका अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के पूरा टाइम सिर्फ यही समझने में बिताओ कि क्या कैसे चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो दैट्स द राइट। ब्यूटी ऑफ बिटकॉइन, है ना। Same है। and it's one simplification of money that solves many of the problem। and बस उसी होप एंड ड्रीम लेके ये चीजें बना हुआ है एंड ये चीजें आगे बढ़ रहा है। So let's go on to our next segment which is same। we will talk about यूएस का yield curve invert हुआ है, उसका क्या ये मतलब। हाँ, ये भी सॉर्ट ऑफ लिंक्ड ही है। ये नेक्स्ट सेगमेंट भी मैंने इसीलिए इंट्रोड्यूस करा है कि जो जापान में सारा सिस्टम हो रहा है, ये या जो भी हुआ है पिछले हफ्ते, ये एक तरह से यूएस में जो पॉलिसी चल रहा है पिछले 1 साल से, उसी का रिस्पॉन्स था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2022 के स्टार्ट में यूएस के जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करे थे, और काफी काफी इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं इस साल में। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है कि यूएस डॉलर जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है ना, सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स डॉलर पे ही बैठते हैं एज ए रिजर्व, बिकॉज उनको किसी भी सेंट्रल बैंक, किसी भी देश को जब मार्केट से कुछ परचेज करना होता है बड़ा, तो वो डॉलर में ही जनरली अवेलेबल होता है। और क्योंकि उनको डॉलर चाहिए रहता है कुछ भी खरीदने के लिए, उनको उनको यूएस ट्रेजरीज पे बैठना पड़ता है, डॉलर रिजर्व्स पे बैठना पड़ता है। ट्रेजरी को एक तरह से लिक्विड डॉलर का रिजर्व माना जाता है ना। तो असेंशली क्या हुआ कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो बॉन्ड है, बॉन्ड की वैल्यू कम होती है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। तो अगर आप एक सेंट्रल बैंक है, एक फॉरेन सेंट्रल बैंक है, लेट्स से आप एक जापान का सेंट्रल बैंक है ना, और आपको पता है कि अमेरिका आने वाले 6 महीने में या 1 साल में अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, तो आपको पता है कि अमेरिका के बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, तो आप बॉन्ड सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक चार्ट में देखा था कि ऑलमोस्ट 200-250 बिलियन डॉलर सेल करे हैं जापान के सेंट्रल बैंक ने। हम्म। 200-250 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरी सेल कर रहे हैं इस साल। तो उसकी वजह से क्या क्या है कि अगेन यूएस का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, बॉन्ड फॉरेन सेलर जो है सेल कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में उसकी वजह से काफी ज्यादा सेलिंग आ रही है। तो यील्ड कर्व जो है वो इन्वर्ट हुआ पड़ा है, और जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि यील्ड कर्व इन्वर्जन जो मेजरमेंट होती है वो बिप्स में होती है, कितने बेसिस पॉइंट्स से एक 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, है ना। तो हम देखते हैं कि 1989 के आसपास कुछ 50 पिप्स के आसपास यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ था, है ना। 2001 के आसपास भी इतना ही था, एंड देन 2007-8 के रिसेशन के आसपास तो बहुत ही मिनिमम यील्ड कर्व इन्वर्शन हुआ। तो यील्ड कर्व का इन्वर्शन एक ये तो रिसेशन का, बहुत ही गंदा दिख रहा है, मतलब हाँ 2008 में उतना था, अब ये लाइक मोस्ट इन्वर्टेड सिंस 1981। हाँ 81 में इससे पहले इतना इन्वर्टेड था, तो बहुत ही भयानक यील्ड कर्व है ये। और यील्ड कर्व इन्वर्शन अगेन रिसेशन का इंडिकेटर होता है। तो जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में जापान के बारे में बात करी, तो आई वांटेड टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट के अमेरिका के अंदर भी पूरे मतलब यील्ड कर्व इन्वर्शन हो रहे हैं, और उसकी वजह से रिसेशन आने के पूरे चांसेस हैं। ये एक एलिन एल्डन ने ये चार्ट शेयर कर रहा था कि सी एस जी फेड फंड्स रेट क्या रहता है, जो फेडरल रिजर्व बैंक रेट अनाउंस करता है जिसपे बैंक्स लैंडिंग करते हैं ना,
और जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं वो मार्केट में फ्री फ्लोट होते हैं ना, बॉन्ड्स, बॉन्ड मार्केट डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर बॉन्ड के ऊपर क्या मुझे इंटरेस्ट रेट लेना है देना, बॉन्ड मार्केट ने डिसाइड करना है। तो जो फेड फंड्स रेट है वो जनरली उसको 2 साल का जो यूएस का ट्रेजरी है ना उसको उसके रेट को फॉलो करता है। इवन डबल लाइन कैपिटल करके वन ऑफ द लार्जेस्ट हेज फंड्स हैं, उसके जो उनको चलाते हैं जेफरी गंडलैक, वो हमेशा ये बात बोलते होते हैं कि फेड फॉलोज द 2 ईयर। मतलब कि जो भी 2 साल के बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है, यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक तब तक रेट बढ़ाएगा जब तक वो रेट उसके बराबर नहीं हो जाते हैं। और जैसे कि लिन अर्डन ने शेयर करा है कि अभी जो 2 साल का बॉन्ड यील्ड है वो फेड फंड रेट्स से नीचे जा चुका है। मतलब कि मार्केट में जो फेडरल रिजर्व बैंक के रेट्स हैं वो, मतलब मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि आने वाले टाइम में रेट कम होंगे। तो दैट वाज द होल समरी ऑफ इट। हम्म। में इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं अमेरिका में कि अगर हम एक ऐसे ग्राफ पे डालें जिसपे हम कंपेयर करें कि हर साल का रिटर्न कितना था, है ना, तो आप वाई एक्सिस पे देख सकते हैं कि एज ए परसेंट, और एक्स एक्सिस पे उसको दिखाया गया है कि सॉरी वाई एक्सिस पे ईयर है ना, हम्म। और ईयर का आगे नंबर भी लिखा गया है। तो 0% रिटर्न वाले भी बहुत सारे साल थे, है ना, अराउंड 5% रिटर्न वाले कुछ साल थे, 10%, 15, 20% रिटर्न तो कम ही दिखता है, दिख जाता है, 25-30% रिटर्न वाले भी कुछ साल थे। तो वी सॉ 1962। ओके, बहुत सालों पहले। हाँ 1985 में 25% रिटर्न आया था, 1982 में 30% आया था, ऐसे ही नेगेटिव रिटर्न वाले भी कुछ साल थे। तो बॉन्ड मार्केट एसेंशियली क्या है, पिछले 40 साल से ऑलमोस्ट बुल रन ही चल रहा है। बॉन्ड मार्केट में बहुत कम साल थे जिनमें नेगेटिव रिटर्न्स आया था। तो नेगेटिव रिटर्न्स भी जनरली 0 से 5% वाले सेगमेंट में ही थे, और 5% से ज्यादा जो करेक्शन है वो बहुत ही कम सालों में आई थी। और हम्म। 2022 मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ईयर रहा है, 14.5% की करेक्शन आई है इस साल बॉन्ड प्राइसेस में। अमेरिका की ट्रेजरी, जिसको प्रिस्टीन कोलैटरल माना जाता है ना, क्रेम डेला क्रेम कोलैटरल माना जाता है, उसमें 15% की करेक्शन आई है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक इंस्टेंस था 2022 में कि इतनी ह्यूज जो हमने सेलिंग विटनेस करी है। और ये सेलिंग इसीलिए आई है बिकॉज यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक रेट्स बढ़ा रहा ओके। हम्म। है। हाँ, सिचुएशन तो डायर लग रहा है चारों तरफ से। सिचुएशन इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ही डायर है, और इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में कम होएगा, जो कि जिसके कि आसार लग रहे हैं अभी कि इन्फ्लेशन सारी दुनिया के देशों में अभी कम होएगा, तो अगर ऐसा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट्स भी अपने आप फिर नीचे आने शुरू हो जाएंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो बिटकॉइन में फिर बुल रन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट वाज अ समरी कि हम्म। जब तक ये यील्ड कर्व इन्वर्जन का रिस्पॉन्स नहीं आता, यील्ड कर्व इन्वर्जन एसेंशियली रिसेशन का प्रेडिक्टर है। अगर मार्केट में ये नैरेटिव चलने लग गया कि रिसेशन आ गया है ऑलमोस्ट, या कोई, जैसे कि हम देखते हैं कि रिसेशन में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसे फटने के कगार पे होता है, उसके रिस्पॉन्स में लिक्विडिटी मार्केट में छोड़नी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ते हैं, या एक फिजिकल स्टिमुलस का पैकेज अनाउंस करना पड़ता है। राइट। तो तो अगर इनमें से कोई रिस्पॉन्स आता है तो लिक्विडिटी मार्केट में वापस आएगी, और इससे बिटकॉइन के प्राइसेस फिर चढ़ सकते हैं। ओके, बट वन सैट्स इक्वल्स टू वन सैट्स। वन साइड इक्वल टू वन साइड मैन। लॉन्ग टर्म जो प्लेब्स हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Yeah, I think you keep sharing your screen. Next वाले segment में भी you can like use ठीक those है। links. हाँ तो एसेंशली बिटकॉइन अगर आपने परचेज करना है ना, तो मतलब मेरा होल पॉइंट यही था ये इसको इंट्रोड्यूस करने का कि व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर बिटकॉइन, है ना। तो अगर आप बिटकॉइन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, बिकॉज प्राइसेस काफी करेक्ट हुए हुए हैं। एंड देन ये सारे इंडिकेटर्स के जो जैसे 2 ईयर यील्ड फेड फंड रेट से ऊपर चली गई है, ये एक तरह का इन्वर्जन बता रहा है कि फ्लिप हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में सिचुएशन रिवर्स होएगा। जो लिक्विडिटी सिस्टम से निकल रही थी वो लिक्विडिटी वापस आएगी सिस्टम में, जिसकी वजह से सारे रिस्क एसेट्स ही चढ़ेंगे। तो अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। Nice. Okay. मूविंग So ऑन। yes. तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ, ऑल्दो इसमें से काफी चीजें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से
रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से हमने ऑल्दो मैंने बहुत सारे इसमें लिंक्स थे जो मैं और डाल सकता था, मैंने नहीं डाले हैं, जैसे कि सीपीआई वगैरह कम हो गया है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स, जो कि हुँ, इन्फ्लेशन को दर्शाता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से कारों की बिक्री बहुत कम हो गई है। हाउसेस की बिक्री भी काफी कमी आई है यूएस में। तो ये सारे इंडिकेटर्स हमें यही बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन के कम होने के कगार कगार पे हैं अभी। तो दिस इज द ग्लोबल क्रेडिट इम्पल्स। तो ये क्रेडिट इम्पल्स एसेंशियली ये रहता है कि लिक्विडिटी कितना मूव हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में। और ये इंडिकेटर हमें ईयरली इंडिकेटर यही बताता है कि लिक्विडिटी कम हो रही थी या बढ़ रही थी फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो जैसे कि हुँ, आप देख पा रहे हैं कि 2008 से लेके 10 तक लिक्विडिटी कम हुई थी बहुत ज्यादा। और हमें पता है कि तब एक रिसेशन आया था बहुत ही भयंकर। जैसे रिसेशन हुँ, आया, इंटरेस्ट रेट कम हुए, पैकेजेस अनाउंस हुए, और जनवरी 2010 के बाद से लिक्विडिटी है ना बढ़ गई। सिमिलरली हम देख पा रहे हैं उससे भी ज्यादा वे वर्स जनवरी हुँ, 2008 वाला सिचुएशन को अभी हम स्टेयर कर रहे हैं कि जो क्रेडिट इम्पल्स है वो हमें इंडिकेटर्स दे रहा है कि क्रेडिट मार्केट्स में लिक्विडिटी बिल्कुल कम हुई पड़ी है राइट, 2008 वाले रिसेशन से भी ज्यादा। एंड देन ये सिमिलरली एक और इंडिकेटर है कि एमएससीआई वर्ल्ड अगेन ग्लोबल लिक्विडिटी जो है उसी को ट्रेल करता है बाय 18 मंथ्स। तो एमएससीआई जो इंडेक्स है ये दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट्स जो है उनके स्टॉक मार्केट्स का एक इंडेक्स है, उसके सबसे बढ़िया स्टॉक्स का इंडेक्स है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं डार्क ब्लू लाइन में अगर लिक्विडिटी कम होती है तो एमएससीआई इंडेक्स भी नीचे आता है। और जितनी ये नॉर्डिया ग्लोबल लिक्विडिटी इंडिकेटर हमें बता पा रहा है ये 1996 से लेके अब तक कोई भी मतलब कोई पैमाना ही नहीं है जिससे मेजर करा जा सके लिक्विडिटी जितनी कम हुई पड़ी है इस टाइम पे। तो हुँ, एसेंशियली इसका मतलब ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स हैं उसमें करेक्शन आ सकती है आने वाले टाइम में। बट अगेन अगेन लिक्विडिटी के अराउंड सिंस हम रिसेशन की बात कर रहे हैं तो। एंड देन ये वाला चार्ट है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने का प्रोसेस भी है वो जनरली स्लो रहता है। तो हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स जो दो 87 89 में इंक्रीज हुए थे, अलग अलग चार्ट्स हैं कि कितने महीने में हाइक हुँ, हाइक की साइकिल कंप्लीट हुआ था, है ना। तो 2015 से 18 तो बहुत धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे, है ना। 87 टू 89 में थोड़ा स्टीप था, 2004 से 6 में थोड़ा उससे भी ज्यादा स्टीप था। पर 2022 में मतलब विद इन फ्रिकिन 8-10 महीने में हमने बहुत ही तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं। तो ये एकदम लिक्विडिटी पुल हुई है विद इन 6 to 9 months। ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी और एकदम से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से कम हुई है। तो ये भी एक तरह से रिसेशन का इंडिकेटर है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी बढ़ाए गए हैं और लिक्विडिटी इतनी जल्दी पुल हुई है। तो अभी एक फाइनली ये एक बिल है जो कल इंट्रोड्यूस हुआ था और पास हुआ है यूएस की सेनेट में। राइट, 1.7 ट्रिलियन। 1.7 ट्रिलियन का। और ये ऑलमोस्ट पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में जो स्टिमुलस पैकेजेस आए थे, है ना, उसके बाद ये पहला बिल ही है जो आ रहा है। एंड ऐसे बिल्स, इतने बड़े मैग्नीट्यूड वाले जो बिल्स हैं वो जनरली इसी चीज का इंडिकेटर होते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है और लिक्विडिटी अभी देनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी देने के दो तरीके होते हैं ना, देयर इज द मॉनेटरी पॉलिसी, देयर इज द फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। तो सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, हुँ, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। हुँ, ये हो गया सेंट्रल बैंक का। और सिमिलरली गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि ऐसे बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस करना, तो इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, है ना। तो राइट, गवर्नमेंट भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा सकती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, ऐसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करके। हुँ, तो अभी ऑल्दो ये कल ही पास हुआ है तो अभी आने वाले टाइम में हमें इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। इसकी स्पेंडिंग काफी जगह पे है कि चिप्स एक्ट में है कि यूएस अपने देश के अंदर एक चिप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो अपनी डिपेंडेंसी और देशों पे नहीं रखना चाहते हैं। प्लस इसमें यूक्रेन के लिए भी कुछ एड वगैरह है। राइट, बट ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये इतने बड़े पैकेजेस का लिक्विडिटी पे क्या असर होता है। तो एसेंशली ऐसे पैकेज की अनाउंसमेंट भी हमें ये दर्शा रही है कि जिस तरह से हम एक रिसेशन में ऑलरेडी हैं और गवर्नमेंट, यूएस की जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही है कि हम रिसेशन से
मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी को बाहर हम्म। निकाला जाए ऐसे पैकेजेस देके। और देन एक लास्ट जो चार्ट है जिसमें मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये कितना कितना बड़ा है, ये जो एक राइट। ट्रिलियन डॉलर है, कितनी कितना कितनी बड़ी चीज होती है अगर हम $100 के बिल्स में देखें, है ना। तो टेन या थाउजेंड दिस चार्ट काइंड ऑफ शोज कि कैसे हमारे दिमाग एक्सपोनेंशियल नंबर को समझ नहीं पाते। मतलब हम जब बिलियन सुनते हैं और हम जब ट्रिलियन सुनते हैं, ऑलमोस्ट लगता है कि ट्रिलियन क्या ही होगा, सब कुछ ज्यादा बिलियन होगा। बट वो हाँ, कितना ज्यादा होते, वो हमारे दिमाग सोच नहीं पाते। तो तभी ऐसे चार्ट्स आके हेल्प करते कि ये इतना ज्यादा है। एंड करेक्ट। आई गेस ये जो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी है, ये जो $1 ट्रिलियन आएगा, एंड ये भी तो इन्फ्लेशन में इफेक्ट डालेगा, क्योंकि दिस विल आल्सो गेट इंपोर्टेड इनटू द इकोनॉमी। एंड यूएस का ऑलरेडी डेब्ट है 31 ट्रिलियन का। तो उसके करेक्ट। ऊपर ये जो बजट है, वो इसके ऊपर और भी ज्यादा डेप्थ लगा के ही आएगा, एंड उसके लिए गवर्नमेंट को वो मनी प्रिंट करना पड़ेगा। एंड जब वो प्रिंट करेंगे तो उसी मैग्नीट्यूड से यूएस डॉलर का डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस डिवैल्यू होगा। एंड उसी हिसाब से खाने का, पेट्रोल का, बाकी सारे चीजें का कीमत भी बढ़ते रहेंगे। एंड एंड इससे निकालने का तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो रिसेशन गंदा आएगा, अगर ये करेंगे तो गरीबी गंदा आएगा। बिल्कुल। तो दिस इज आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो रही है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस टाइम पे स्टक हैं। अगर वो लिक्विडिटी थोड़ा भी इंक्रीज करते हैं मार्केट में तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने से जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं रोजमर्रा की चीजें जैसे कि खाने खाने वगैरह की चीजें। और अगर वो लिक्विडिटी मार्केट से सक आउट करते हैं तो उससे क्या रहता है, रिसेशन आ जाता है, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं और भी ज़्यादा लोग अपने अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये काफ़ी एक फाइन बैलेंस है जो बना के रखना पड़ता है। बट ईयर्स ऑफ, मैं बोलूँगा गलत मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, है ना, पिछले 2-3 डेकेड से ही हम इस सिचुएशन में आके फंसे हैं, जिसका कि बिटकॉइन इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, है ना। बिटकॉइन ही सॉल्यूशन है जिसमें एक फिक्स्ड मॉनेटरी सप्लाई है, जिसमें इतने ट्रिलियंस प्रिंट कभी भी नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से प्रोडिक्टेबल रहती हैं चीजें। राइट। एंड इसकी इसके काउंटर में लोगों का आर्गुमेंट ये रहता है, अगर गवर्नमेंट पैसा प्रिंट नहीं कर पाया तो मार्केट को बूम कैसे करेगा। सो इन अ बिटकॉइन स्टैंडर्ड इकोनॉमी, द गवर्नमेंट is not being able to like print bitcoin in any way। एंड गवर्नमेंट अगर अपना बॉन्ड निकाले और अपना खुद का करेंसी निकाले बैक्ड बाय बिटकॉइन, जैसे वो लोग पहले चालू किए थे 100-150 साल पहले, आ, उस टाइम पे उस टाइम पे लोगों का कहना ये होता है कि मार्केट में फिर बूम कैसे आएगा, मार्केट में फिर वो जो आम, आ, बिना डिप्रेशन जो ग्रोइंग इकोनॉमी होते हैं वो ग्रोथ कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। बट लाइक आई एम नॉट अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, बट कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर ये था कि हम लोगों का जो बिजनेस साइकिल चलता है, ये जो बूम एंड बास्ट साइकिल में होता है, एक टाइम पे इकोनॉमी बढ़ रहा है और 2 साल बाद फिर इकोनॉमी घट रहा है डिप्रेशन की वजह से। एट द सेम टाइम यू आर फेसिंग इन्फ्लेशन की, चीजों का कीमत बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फेक मनी बना के मार्केट में इंपोर्ट कर सकता है। इसके वजह से मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं जो प्रोजेक्ट का प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट के ऊपर बेस करके लोग अपना जॉब चला रहा है, लोग अपना जिंदगी चला रहा है। बट जब वो कॉन्ट्रैक्शन आते, तब ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, वो गिर जाते हैं, और तब जाके लगता है शॉक। एंड ये मिल्टन फ्रीडमैन का आर्ग्यूमेंट था, एंड ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स का जो स्कूल है, जो थॉट ऑफ स्कूल है, उन लोगों का आर्ग्यूमेंट यही रहता है कि बिकॉज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी, दैट्स व्हाई द इकोनॉमी इज फ्लक्चुएटिंग सो मच। क्योंकि इससे पहले हजारों हजारों साल में जब गोल्ड चलता था, गोल्ड यूज टू बी आवर मनी, जिसको ऐसे ही बिल निकाल के प्रिंट नहीं कर सकते, उस टाइम पे इतना इंटेंस बिजनेस साइकिल नहीं आता था।
उस टाइम में भी बिजनेस साइकिल होता था, कभी ड्राउट आ जाया, कभी बाढ़ आ जाया, यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे डिजास्टर हो गया, तो उसका इफेक्ट आता था। बट नेचुरल इकोनॉमी में जो हम 1980s के बाद से देख रहे हैं कि 1989 हो गया, 1999 हो गया, 2009 हो गया, अभी 2022 हो रहा है, कि एक के बाद एक बूम एंड बस्ट साइकिल। इसका पीछे का ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लॉजिक ये दिखाता है कि इसका पीछे का कारण ये है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी टू मच, एंड वहीं पे आके बिटकॉइन का आर्गुमेंट आता है। हाउ डज बिटकॉइन फिक्सेस दिस? इट बिटकॉइन गिव्स यू अ मनी जिसके ऊपर आप ऐसे पॉलिसी नहीं बैठा सकते। Correct. With the predictable money supply. That's Yes, how Bitcoin fixes it. yes. And the argument over there is human society का एक natural interest rate होता है जो range करता है around 4.5 to 5%। हिस्टोरिकल जो गोल्ड का इंटरेस्ट रेट था जब गवर्नमेंट मैनिपुलेट करना चालू किया उससे पहले, उस हिसाब से देखा जाता है कि humans always have a certain way of judging the risk of future fund, कि अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं 1 साल के लिए, उसका रिटर्न क्या होना चाहिए। अगर इकोनॉमी स्टेबल रहता है तो वो नंबर भी हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। अब गवर्नमेंट आके क्या करता है कि वो नंबर को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो सके, उसको जिस दिशा में फ्लक्चुएट करना है उस दिशा में। तो बिटकॉइन जैसे मनी अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड होते, सो द आर्ग्यूमेंट अगेन फॉलोज कि वी विल अगेन रीच टू दैट नेचुरल इंटरेस्ट रेट जोन, जहां पे अगर मैं आपको हार्ड मनी लेंड करता हूं तो आपको उसके अगेंस्ट मुझे प्रोडक्टिविटी वापस करना ही है, क्योंकि वो पैसा फ्री में नहीं आ रहा है। किसी के पैसा किसी के पास से जा रहा है, किसी के पास आ रहा है। जो पैसा ले रहा है उसके ऊपर वो लायबिलिटी बनता है कि वो पैसा इंटरेस्ट रेट के साथ वो वापस दे। एंड द होप इज कि ऐसे सिस्टम में, ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे हार्ड मनी के साथ एक तो बिजनेस साइकिल मॉइल्ड हो जाएगा, एंड दूसरी तरह जो ऐसे गार्बेज प्रोडक्ट्स होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जंक बॉन्ड क्रिएट करते हैं लोग, बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे रिस्क को इधर उधर मिला के, ऐसे सारे चीजें सस्टेन नहीं हो पाएगा। एंड उसके अगर वो नहीं होता है तो मार्केट का जो डाउनफॉल होता है, मार्केट का जो रिसेशन का मैग्नीट्यूड होता है, वो भी उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आज का मॉनेटरी पॉलिसी है की दुनिया या इकोनॉमिक्स की दुनिया है, ये एक जॉन मेनार्ड केन्स करके एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनके जो थॉट्स थे केन्जियन इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते हैं। और केन्जियन इकोनॉमिक्स ही आजकल की जो गवर्नमेंट्स की जो फिस्कल पॉलिसी है और सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ड्राइव करती है। और केन्जियन इकोनॉमिक्स एसेंशली वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। और जॉन मेनर्ड केन्स का ये मानना था कि जब भी एक वॉर का टाइम है ना, या कोई भी कोई आपदा आई पड़ी है किसी देश पे या कोई कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक्स के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो पैसे की सप्लाई को बढ़ा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये प्रेमाइस था। पर हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में थोड़ी पीस वाला माहौल ही था, तो इकोनॉमिस्ट ने उसको मिस यूज करा, है ना, इस थॉट प्रोसेस को। तो सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं, पीस के टाइम पे भी हम जब बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करते हैं तो उससे इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं पूरे सिस्टम में। जैसे कि हमें पता है कि यूएस की स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स जो इंडेक्स है उसमें पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो है वो शेल कंपनीज है, बिल्कुल मतलब स्टेल, उनपे कोई कुछ नहीं चल रहा है ना, सिर्फ एक एड्रेस है और फेक कंपनीज है। और ये सारी मतलब एक तरह पंप एंड डंप स्कीम्स चल रही हैं, और वो इसीलिए चल रही हैं बिकॉज इजी मनी का दौर रहा है पिछले कुछ डेकेड से, और बिटकॉइन इसी चीज को ही फिक्स करता है। राइट। एंड आगे भी करते रहेंगे, एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट, एज लॉन्ग एज इट्स देयर, this will always provide as an alternate for all this kind of madness that is going on in the global monetary system right now. करेक्ट। तो ठीक है, तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बिटकॉइन का न्यूज़ देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ।
तो रिसेंटली पैक्सफुल की सीईओ, जो कि एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर एंड बॉक्सर लगता है, रे यूसुफ, उसने अनाउंस किया कि पैक्सफुल ने इथेरियम को हटा दिया है अपने मार्केट प्लेस से। एंड तो उनके पीछे उसने एक बड़ा वाला इन्वेस्टर को लेटर भी लिखा, सारे इन्वेस्टर को पर्सनली, कि क्यों कर रहे हैं वो एंड क्यों जा रहे हैं इस दिशा। एंड उसके पीछे उसका आर्ग्यूमेंट यही था कि इंटीग्रिटी ओवर रेवेन्यू। एंड रे यूसेफ का मानना यह है कि इथेरियम नेटवर्क और अपना इंटीग्रिटी बना नहीं पा रहा है और अपना इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। वो काफी हद तक बहुत सारे बिटकॉइनर एग्री करते हैं, उसका वायबल रीजंस भी है। एंड आफ्टर प्रूफ ऑफ स्टेक पे लॉन्च करने के बाद हम लोग देखे कि कैसे इथेरियम का जो जो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स है वो सारे ओफा कॉम्प्लायंट बन गए हैं। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ब्लॉक प्रोड्यूसर्स आर नाउ ओफा कॉम्प्लायंट। एंड ये ऑलमोस्ट होना ही था, क्योंकि जब भी अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर रहे हो, वो स्टेक कॉन्सेंट्रेटेड होता रहेगा ओवर टाइम। स्टेक अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता रहेगा, वो स्टेक कोई एंटिटी के पास जाएगा। एंटिटी के पास अगर जाएगा तो गवर्नमेंट आके एंटिटी को बोलेगा कि तुम एक्स वाई जेड नहीं कर सकते, और तभी जाके नेटवर्क का जो सेंसरशिप रेजिस्टेंस है, तभी जाके नेटवर्क का जो न्यूट्रलिटी है, नेटवर्क का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो गड़बड़ हो जाते हैं। एंड इथेरियम में वही हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। एंड अभी तो मुझे लगता नहीं है कि इथेरियम कम्युनिटी के पास इसका कोई सोल्यूशन है। इथेरियम कम्युनिटी इसको सॉल्व करना भी चाहते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक ही उपाय था, दैट वाज स्टिकिंग टू प्रूफ ऑफ वर्क। बट वो लोग वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इथेरियम का डिजाइन ऐसा है कि प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर वो स्केल नहीं कर सकता। So they eventually gone into this route, and Ethereum has been like historically known to create बहुत सारे स्कैम इथेरियम के ऊपर बनते हैं, क्योंकि वहां पे ट्यूरिंग कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ट्यूरिंग कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि दैट्स अ लाइक बिग प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, हैक से लेके शुरू करके स्कैम तक। तो इवेंचुअली लाइक इथेरियम इज लाइक गोइंग इनटू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, जो वो इवेंचुअली वो स्टेक की वजह से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई लाइक पीपल लाइक रे यूसुफ, पैक्सफुल काफी बड़ा एक्सचेंज है, एंड 11.6 मिलियन ह्यूमंस है, लाइक यूजर्स है वहां पे जो ट्रेड करते रहते हैं। एंड ये साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में काफी फेमस है। तो वो लोग इथेरियम को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हटा देना इज क्वाइट अ बिग न्यूज। सो या, दैट्स हैपेंड। हाँ, आई थिंक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज इथीरियम एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन से मूव ऑन कर गया है, उनको कोई लेना देना नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन से। और हमारी जो दुनिया है क्रिप्टो या बिटकॉइन की दुनिया में, तो डिसेंट्रलाइजेशन इकलौती ऐसी चीज है जो मैटर करती है। बाकी सब कुछ तो पुराने सिस्टम में एग्जिस्ट करता था, है ना। राइट। सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं थी। तो आई थिंक ये काफी अच्छा स्टेप है। और इथीरियम वी नो इन जनरल, हम मैं भी एक स्टार्टअप कर रहा था 2017-18 के आसपास। हम एक इथीरियम की नोड स्पिन ऑफ करके देख रहे थे सर्वर पे, और मैंने तब रियलाइज करा कि इथीरियम की नोड स्पिन ऑफ करना मैन इतना मुश्किल काम था। वो सिंक में नहीं रहती थी, 36 तरह के उसमें प्रॉब्लम्स रहती थी। और बैक इन द डे तो उसका साइज भी ज्यादा नहीं था, 1-2 TB था, शायद 1 TB था। अभी तो पता नहीं कितने, 5-7-10 TB हो गया होगा। तो अपनी अगर आप नोड ही रन नहीं कर पा रहे हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन से तो वहीं से ही मूव ऑन कर गए थे। एंड देन हमें पता ही है कि ज्यादातर नोड्स इनकी एडब्ल्यूएस पे रन हो रही थी। इन्फ्यूरा राइट। करके कंपनी है जो कि इथेरियम की 99% नोड्स इन्फ्यूरा पे होस्टेड है, और इन्फ्यूरा राइट। का जो इंफ्रा है वो सारा एडब्ल्यूएस पे है, अमेजोन पे है। तो राइट। अगर एक अमेजोन पे नोड स्पिन ऑफ करके आप अपना काम कर पा रहे हो, तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, जैसे कि हमने नॉस्टर की बात करी थी शुरू में, कि उसमें एक राइट। रिले अपना कोई भी स्पिन ऑफ कर सकता है। बहुत ही छोटा एक सर्वर या एक रास्पबेरी पाई पे भी आप अपना रिले चला सकते हो, और वो राइट। पूरी फुल सर्विस दे सकता है आपके कंटेंट को। जबकि इथेरियम की नोड एक बहुत ही बड़े सुपर कंप्यूटर सुपर राइट। कंप्यूटर तो नहीं, काफी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन पे ही चलती है। तो सिंस इथेरियम डिसेंट्रलाइजेशन से मूव ऑन कर रहा है, तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने आप को किनारा कर रहे हैं इथेरियम से। तो दैट वाज द न्यूज़। राइट। एंड कुछ 1-2 महीने पहले ही
इन्फ्यूरा का नोटिस आया था कि वो सारे यूजर्स के आईपी एड्रेस ट्रैक करेंगे। जितने भी सारे यूजर्स इन्फ्यूरा कोई भी ऐप यूज करते हैं, मेटामार्क्स हो गया और भी XYZ ऐप हो गया, मोस्ट ऑफ द ऐप कनेक्ट्स विद इन्फ्यूरा, क्योंकि और कोई सर्विस प्रोवाइडर है नहीं नोट की बैकएंड में। और इन्फ्यूरा आके बोल दिया है कि जितने सारे नोट लाइक क्लाइंट हमारे साथ कनेक्ट करेंगे उसका सारे का आईपी एड्रेस हम ट्रैक करेंगे। सो ऐसे ही जाता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंसरशिप रेजिस्टेंस। अब वो करेक्ट। आके कल के दिन बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान का क्लाइंट हम अलाउ नहीं करेंगे, यूक्रेन का क्लाइंट हम अलाउ नहीं करेंगे, इंडिया का क्लाइंट हम अलाउ नहीं करेंगे। अरे अरे, ऐसा हुआ ना, मेटामास्क ने वेनेजुएला और क्यूबा की ट्रांजैक्शंस ब्लॉक करी थी अभी कुछ महीने पहले। राइट, तो वो राइट। प्रीटी मच वही आईपी वही एड्रेसेस उसी से। के साथ ही हुआ था, उसी के साथ ही हाँ। हुआ था। दे वर ट्रैकिंग द आईपी एड्रेस एंड उसके साथ नहीं, वो शायद अलग से हुआ था, वो मेटामास्क का पॉलिसी था। मेटामास्क का पॉलिसी था, बट हाँ, प्रीटी मच वो इथेरियम इकोसिस्टम में ही निकल रहा है मेटामास्क भी। तो राइट, मतलब ये उनकी अभी पॉलिसीज में ही सारे इथेरियम इकोसिस्टम में ही ये नॉर्मल माना जाता है, सेंसरशिप करना या है ना, ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर राइट, देना या। राइट। सो वो डिसेंट्रलाइजेशन, सेंसरशिप रेजिस्टेंट, न्यूट्रल इंटरनेट एंड न्यू इंटरनेट फॉर ऑल, ये सारे जो प्रोमिसेस थे इथेरियम के कि ग्लोबल कंप्यूटर बनेंगे, सब लोग अपने अपने सेंसरशिप रेजिस्टेंस ऐप बनाएंगे और उसमें चलाएंगे एंड एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, वो नहीं बन सकता। और वो बहुत पहले से बिटकॉइनर लोगों को पता था कि ये नहीं बन सकता ऐसे, बट देन अगेन दे वेंट अहेड विथ लॉट ऑफ वेंचर फंड विथ मार्केटिंग एंड अभी भी चल रहा है, अभी भी कर रहा है एंड वो करते रहेंगे। तो ऐसे जगह में ऐसे बड़े कंपनी के सीईओ आके जब ऐसे स्टेप लेता है कि इंटीग्रिटी ओवर रेवेन्यू, दैट मेक्स अ बिग स्टेटमेंट एंड इट शुड बी वेलकम इन ओपन आर्म। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में। स्वान स्वान ने अपना नया सिस्टम चालू किया कि आपके अगर होम इक्विटी है, आपके होम इक्विटी लाइक यू कैन टर्न योर होम इनटू अ डेब्ट एंड टर्न दैट इनटू बिटकॉइन। एंड बिटकॉइन का अगर प्राइस अप्रिसिएशन होता है तो वो बिटकॉइन सेल करके उसका जो लाइक प्रॉफिट आएगा उसमें से 80% आपका। तो ये तो बहुत ही अच्छा फंडा लगा मेरे को कि आप अगर आपका होम को इक्विटी बना के बिटकॉइन ले सकते हो 10 साल के लिए एंड उसका प्राइस अप्रिसिएशन का 80% आपका, तो आपके पास आपका घर भी रहा, 10 साल में बिटकॉइन ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा भी एंड यू गेट लाइक फ्री रिटर्न। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया और एक यूनिक तरह का इंस्ट्रूमेंट इन्होंने लॉन्च करा है। और ऑल मैं बताना चाहता हूँ सबको कि swan.com सिर्फ यूएस के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। तो यूएस में जैसे कि हम जानते हैं कि होम एक्विटी लोन्स काफी पॉपुलर रहते हैं। लोग अपने होम की जो अप्रिशिएटेड प्राइस होती है उसके बेसिस पे बैंक से पैसा उठाते हैं और उस पैसे को वो जैसे भी चाहे स्पेंड करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि अपने जैसे किचन को रेनोवेट कराना है या कुछ ऐसा करना, तो वो है होम एक्विटी लोन ले लेते हैं। बट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जिससे आप होम एक्विटी लोन को बिटकॉइन में रीडायरेक्ट कर सको। और सिंस अभी बिटकॉइन का प्राइस काफी नीचे आया हुआ है और मार्केट में लिक्विडिटी इन जनरल कम है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है और बिटकॉइन खरीदने का। पर लोगों के होम्स की प्राइसेस तो काफी अप्रिशिएट हुई है पिछले डेकेड में। तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोग बिटकॉइन खरीद पाएंगे और काफी यूनिक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं और अवेलेबल नहीं है पूरी दुनिया में। Right. And Swan has been like coming up with lot of good services for Bitcoin users over there. And unfortunately, ये सिर्फ US लोगों के लिए available है. And we are still waiting for somebody to build our own Indian Swan, जो Indian investors को, Indian users को ऐसे अच्छे and world class service provide कर सके. तो अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आप इंडिया में बेस्ड हो और आप स्टार्टअप के आइडियाज देख रहे हो, तो ये एक अच्छा आइडिया है, इंडिया में लॉन्च करो ना यार। होम इक्विटी लोन के बेसिस पे बिटकॉइन कैसे ले। एकदम सिर्फ वो नहीं, स्वान का पूरा सूट जो डीसीए करते हाँ डायरेक्टली आपके हार्डवेयर वॉलेट में बैंक हाँ, अकाउंट से डायरेक्टली टू डीसीए हार्डवेयर होके वॉलेट वहां वो पे तो नहीं है पहुंचेगा। इंडिया में बहुत अवेलेबल। बहुत अच्छा सर्विस है एंड किसी को तो हाँ, बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड नेक्स्ट न्यूज, एज एक्सपेक्टेड सैम बैकमैन फ्राइड रिलीज्ड ऑन 250 मिलियन बॉन्ड। क्वेश्चन ये है कि ये 250 मिलियन कहां से आया। बिल्कुल, और ये पिछले महीने तो कह रहा था मेरे पास $1 लाख ही बचा है।
अभी हाँ, $250 मिलियन का बेल भी हो गया है। और इसमें हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में लिखा है कि एक कोई अननोन बंदा है जिसने बेल इसने दिया है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ इनकी फैमिली का जो रेजिडेंस है उसके उसके बेसिस पे, बट $250 मिलियन मैन बहुत बड़ी अमाउंट है। और राइट, पैसा जहां से भी आया है, वो जो कस्टमर फंड्स गायब हुए हैं, है ना, हाँ, उसी से कहीं से रीराउट होके निकला होगा। होगा, वहीं से होगा। एंड yeah, this has been like a pure case of fraud, and to me this is like peak crypto. Like हम्म। क्रिप्टो में जो भसड़ चलते हैं वो ऐसे लोगों की वजह से चलते हैं। ये हम्म। लोग सूट पहन के आते, सूट भी नहीं पहनते, स्वेट शर्ट पहन के आते ताकि ये कूल दिखे, अपना हम्म। एमआईटी का डिग्री दिखाते, स्मार्ट स्मार्ट पॉडकास्ट बनाते और पीछे फ्रॉड करते हैं। हम्म। और इसी के ऊपर बन के लोग हाइप बनाते हैं। इनफैक्ट विटालिक बुटेरियन हैज बीन हाइपिंग दिस गाय, द एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री हैज बीन हाइपिंग दिस गाय, राइट? करेक्ट। एंड आई डोंट नो, लाइक दिस इज डिसग्रेसफुल एंड बहुत ही गंदा टाइप की बिहेवियर, बहुत ही गंदा टाइप की बिजनेस मॉडल, बहुत ही गंदा टाइप की इंसेंटिव्स। एंड ये कुछ ही महीने पहले इसी ने इंटरव्यू निकाले थे कि कैसे इसका एफटीटी टोकन बिटकॉइन को रिप्लेस करेगा। हम्म। तो I don't know what else to say. And now he is out on 25 to 50 million bail, bond ka bail mein. So that's legal, and the clown wall to you. करेक्ट। इंसाफ सिर्फ अमीर बंदे के लिए रह गया है यार। कि आप देखोगे यूएस की जेलें भरी पड़ी हैं, जो ऐसी किसी पे कुछ छोटा मोटा इल्जाम के चक्कर में लाइफ टाइम उनको जेल में बिताना पड़ता है। और ये इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम करके मतलब हफ्ते 10 दिन में अपने घर में बैठा है बंदा, है ना। Same. And yeah, hopefully Bitcoin fixes this too. या। So, calm before the storm in global geopolitics. हाँ, global geopolitics में तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी हम्म। अभी जेलेंस्की आया था डीसी में, हम्म। जो बिडेन से मिलने के लिए। एंड बाकी बहुत जगह पे पुतिन के साथ सी जिनपिंग का मीटिंग चल रहा है। एंड बहुत सारे मीटिंग चल रहा है, एंड इट सीम्स लाइक बहुत सारे पर्सनल मीटिंग चल रहा है। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी धस रहा है, दूसरी तरह से वॉर हो रहा है। हम्म। And I don't know what else to say. It doesn't seem like a very good outlook as we go into 2023. करेक्ट। जेलेंस्की का यूएस में आना मतलब और जिस तरह से उसका करा गया है सेनेट वगैरह में, है ना। एंड देन इधर भी एज वी नो के पुतिन और उसके कुछ टॉप मिनिस्टर्स ने बेलारूस को विजिट करा। और देन मेदवेदेव फिर पुतिन का मैसेज लेके गए और उन्होंने शी जिनपिंग को विजिट करा चाइना में। तो ये काफी मतलब जेलेंस्की का यूएस में जाना है अपने आप में ये काम बिफोर द स्टॉर्म वाली चीज है कि समथिंग इज हैपनिंग, है ना, बिहाइंड द सीन्स, जिसके बारे में नहीं पता है। और फाइनेंशियल मार्केट्स भी पिछले हफ्ते में जैसे कि जापान में चीजें हिली और इन जनरल जैसे चीजें हो रही हैं। तो Right. मतलब इंटरेस्टिंग होएगा देखना कि 2023 Uh, कैसे पैन आउट होता है। right. Hope you have your Bitcoin out of your exchange. Hope you have your hardware wallet backed up और उसका बैकअप चेक करके रखे हो कि वो रिकवरी हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर नहीं मालूम कैसे, देखते रहिए हमारे एपिसोड्स। बिल्कुल, हम ज्यादा इसके बारे में डेफिनेटली आने वाले एपिसोड में बात करते रहेंगे। राइट। ट्वीट ऑफ द वीक। सो आई वांट जस्ट इंट्रोड्यूस, है ना। तो हम चाहते थे कि इस एपिसोड में हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड एक छोटा सा सेगमेंट इंट्रोड्यूस करें, एक ट्वीट ऑफ द वीक, बुक ऑफ द वीक एंड मीम ऑफ द वीक। तो उसी राइट। उसी पे ही करेंगे बात। एग्जैक्टली। एंड ये वाले ट्वीट बहुत ही बढ़िया है। इट्स ऑल्सो अ मीम एंड अ जोक इन अ वे कि इमेजिन हैविंग टू एक्सप्लेन टू योर ग्रैंड किड्स दैट यू वेर एंटी इलेक्ट्रिसिटी, एंटी इंटरनेट और एंटी कार, एंड दैट्स व्हाट इज लाइक टू बी लाइक इन बिटकॉइन। सो अगर आप बिटकॉइन के ऊपर एंटी हो तो एक हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या चीज, एंड दूसरा you are on the wrong side of the history, and you don't want to be on the wrong side of the history, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट जैसा ही इसको बंद नहीं किया जा सकता है। ये आके बहुत कुछ चेंज करेगा। वो अच्छे के लिए चेंज होगा, बुरे के लिए चेंज होगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है जो आप इसका यूजर बनेगा, बट चेंज तो ये करेगा। एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है इसको समझना, इसके ऊपर चर्चा करना, इसको यूज करना, रिस्पॉन्सिबली इसको यूज करना। एंड इसको लेके इसका जो प्रोमिस है, इसका जो होप है,
जो जिसके बारे में हम कुछ ही पहले बात कर रहे थे कि ये इकोनॉमिक कंडीशन में आपको बचने के लिए आपको आइदर बिटकॉइनर बनना पड़ेगा या तो इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा, और बिटकॉइनर बनना इकोनॉमिस्ट बनने से काफी आसान है। सो करेक्ट। या तो सी अगेन कहते हैं बिटकॉइन ऐसा आइडिया है कि जिसका टाइम आ चुका है, और एक काफी पीसफुल टेक्नोलॉजी है जो जिसका हर किसी को लाभ मिलेगा, है ना। तो नो मैटर आप कौन हो, है ना, आपकी ईगो से बहुत ज्यादा बड़ा है बिटकॉइन। आप एक ह्यूमन हो सकते हो, आप एक इंस्टीट्यूशन हो सकते हो, हेज फंड हो सकते हो, गवर्नमेंट हो सकते हो, सेंट्रल बैंक चलाने वाले इंसान हो सकते हो, गवर्नमेंट चलाने वाले इंसान हो सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आपको हर तरह से फायदा ही मिलेगा। आपको सिर्फ थोड़ा टाइम ये चीज में लगाना है, इसको समझने में और अपने आप को उसके हिसाब से ढालने में। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट्स रहती हैं, उनका ये क्रिटिक आता है कि हम अपना डेट नहीं इशू कर पाएंगे अपनी फिएट करेंसी में अगर बिटकॉइन का सिस्टम आ जाएगा, जबकि ये धारणा गलत है। क्योंकि हम एल सल्वाडोर में देख रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू कर रही है जो कि 50% बैक्ड विद बिटकॉइन है। तो अगर आप एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट के आने वाले बॉन्ड्स खरीदोगे, उसमें से 50% पैसा बिटकॉइन में जाएगा, 50% गवर्नमेंट यूज करेगी, और क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस आने वाले टाइम में अप्रिशिएट होगी, तो बॉन्ड में रिटर्न्स बहुत बढ़िया मिलेंगे, और साथ में एल सल्वाडोर की तरक्की भी होगी। तो आपको सिमिलरली अगर आप फंड मैनेजर हो, आपको ये अनुमान लगाना है कि मैं अपने फंड का कितना परसेंट पैसा बिटकॉइन में लगा के रखूं, ताकि मैं इन्फ्लेशन रिसेशन जैसे सिनेरियोज में भी मेरा फंड एक तरह से प्रोटेक्टेड रहे। और अगर आप एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको सिर्फ ये समझना है कि बिटकॉइन में आप सिर्फ सैट्स इकट्ठी करनी है ना। कोई स्कैम कॉइन में पैसे मत लगाएं, कोई इथीरियम फिथीरियम ये बुलशिट में पैसे मत लगाएं। आप पैसा कहीं पे मत फंसाएं, बिटकॉइन अपना अपने पास रखें और हर महीने थोड़े थोड़े सैट्स खरीदते रहें, और आप सेफ रहेंगे आने वाले टाइम में। तो बिटकॉइन हर किसी के फायदे के लिए ही बना है, और सिर्फ आपको अपनी ईगो को साइड पे रख के सिर्फ इसको समझना है और अपने आप को या अपने फंड या इंस्टीट्यूशन को ढालना है बिटकॉइन के राइट, हिसाब से, और सबका फायदा होएगा इससे। राइट, और टोटली। अगर आप नहीं करते हो, तो जैसे इस ट्वीट में बोला गया है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट भी कई लोग थे, और जब इंटरनेट आया था उसके अगेंस्ट भी कई लोग कहते थे कि ये तो नहीं चलने वाला, ये तो ऐसे बकवास था। वो हिस्ट्री में उन लोगों को बेवकूफ की तरह जाना जाता है। तो बिटकॉइन भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको मतलब रोका नहीं जा सकता, और जो भी एंटी इसके ज्यादा करेगा तो हिस्ट्री उसको माफ नहीं करेगी, जज करेगी। Totally. So, book of the week, यस। we have Sovereign Individual. तो सॉवरेन इंडिविजुअल जो बुक है ना, ये बाइबल है बिटकॉइन की दुनिया की। एंड आई एम श्योर राज भी इस पे लेटर ऐड और करेंगे ये कि बिटकॉइन का बुक नहीं है। बिटकॉइन का बुक नहीं है, ये बिटकॉइन को प्रोसीड करता है। ये 1997 या 8 में आया था, इफ आई एम नॉट राइट। रॉन्ग, है ना ये बुक। हाँ। तो तो विलियम रीस मॉर्ग और जेम्स डेल डेविडसन, ये दो ऑथर हैं सॉवरेन इंडिविजुअल के, और इन्होंने 1997 या 8 के आसपास इस बुक को लिखा। और इस बुक में इन्होंने, काफी बड़ी बुक है, बट जो एक जनरल प्रोडिक्शन करा वो ये था कि कंप्यूटर साइंस की एक टेक्नोलॉजी है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये टेक्नोलॉजी इतनी ढांसू है कि उन्होंने प्रोडिक्शन करा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आने वाले टाइम में इंटरनेट के ऊपर एक करेंसी बन जाएगी, और वो करेंसी इतनी पावरफुल होगी कि वो दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स का दिवाला निकल जाएगा उस करेंसी की वजह से। और राइट। हैरानी की बात यह है कि ये बुक में सिर्फ प्रोडिक्शन करी गई थी, और सतोशी नाकामोटो ने ये बुक पढ़ी और उसने भाई करेंसी बना दी। क्या मतलब हाँ। सिर्फ वैसे वैसे प्रोडिक्शन। ये बुक में और भी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द करेंसी। वो करेंसी वाला पार्ट एक्चुअली बहुत छोटा था, करेक्ट। जहाँ पे वो बस एक पेज में आके प्रेडिक्ट कर रहा है कि इंटरनेट में क्या क्या हो सकता है। बट व्हाट दिस बुक एक्चुअली डज, इट्स अ बुक अबाउट इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या करता है फाइनली। एंड दिस बुक्स गोज इनटू अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट कि इंटरनेट की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का जॉब एंड ग्लोबल वायलेंस कैसे चेंज होगा। एंड इसका आर्ग्यूमेंट बहुत ही बढ़िया है। दिस इज अ बुक वे बियॉन्ड इट्स टाइम, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू लर्न इट, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन और नॉट, डजंट मैटर। यू आर लिविंग इन अ इंटरनेट वर्ल्ड, इंटरनेट आ चुका है, वो आपके चारों तरफ है, और आपकी और आपके बच्चे को उसमें नेविगेट करना है। और ये वर्ल्ड में इंटरनेट की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है,
ये बुक में बहुत अच्छे से लिखा गया है। इनफैक्ट व्हाट मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये था ये बुक के ऊपर कि इंटरनेट की वजह से लोगों का जॉब कैसे चेंज होगा, हाउ देयर वर्क विल लुक डिफरेंट। वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया है ये बुक में। ये बुक जब लिखा गया था तब इंटरनेट अच्छे से चलता भी नहीं था, बट आफ्टर 2010 आफ्टर 2012 अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट पे जॉब कैसे बन रहा है, इंटरनेट पे काम करना, रिमोट जॉब करना कैसे फिजिबल हो रहा है। और ये 30 साल पहले का बुक है जो यही सब चीज प्रेडिक्ट करके गया था। तो अगर आप ये बुक नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ना। एंड इट्स वन ऑफ द सेमिनल बुक ऑफ लास्ट सेंचुरी दैट वाज एवर रिटन। करेक्ट। और ये काफी इजी टू रीड बुक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है पढ़नी। और क्या रहता है कि जब हम बुक रीड करते हैं तो हम सेंटेंस पर सेंटेंस पढ़ते हैं, हम जज करने की कोशिश करते हैं ना ऑथर को कि ये सही लिखा है मेरे हिसाब से या नहीं लिखा है। तो मैं जब ये बुक पढ़ रहा था, भाई साहब मैंने पूरी बुक पढ़ ली, मेरे पूरी बुक में एक भी लाइन पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा गलत कह रहा है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मतलब इतनी ज्यादा प्रिसाइज और बढ़िया लिखी गई है ये। Right. And this book makes much more sense in 2020 than it used to make sense in 1998. करेक्ट। 1998 में कोई बंदा अगर ये बुक पढ़ेगा तो लगेगा कि क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है साइंस फिक्शन तरीके का। बट अगर 2020 में बैठ के कोई ये बुक पढ़ता है तो लगेगा कि एवरीथिंग इज एग्जैक्टली टू द पॉइंट, जो जो लिखा गया है वैसे वैसे ही अनफोल्ड हुआ है। करेक्ट ही। और आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा रेलिवेंट रहेगी इसमें जो बुक में चीजें लिखी गई हैं। तो अगर आप एक बिटकॉइन की दुनिया में अभी अभी आ रहे हो, या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है अभी और आपने ये बुक नहीं पढ़ा है, तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि प्लीज आप जाएं और इस बुक को पढ़ें। और इसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप एकदम। उससे सर्च करेंगे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अपने कंप्यूटर में फ्री में रीड कर सकते हैं। एकदम। तो बुक ऑफ द वीक, देन वी गो टू मीम ऑफ द वीक। सो क्या मीम है ऑफ द मीम? वीक हमारे पास दो हैं। मैं फाइनलाइज नहीं कर पाया, तो मैंने दोनों ही लिंक्स इसमें डाल दिए तो। दोनों काफी अच्छे हैं वैसे। सो दिस इज हाउ लेजर आइज आर मेड। सो यू सी द हैक। सारे शिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद, सारे पैसे खोने के बाद, सारे एक्सचेंज कोलैप्स देखने के बाद, यू फाइनली बिकम लेजर आइज, राइट? वो आंखें ऐसे ही खुल जाती है पूरी, भाई ये भी हो रहा है क्या? टोटली। वो बस हम्म, पिक्चर में लेजर आइज चिपकाने से ही नहीं होता है, थोड़ा पेन भी लेना पड़ता है उसके लिए। एंड और ये मीम वो भी बोलता है कि हर बिटकॉइनर एक टाइम पे शिटकॉइनर था। हर हम्म, बिटकॉइनर एक टाइम पे ये सारे चीजें कर चुके हैं, इजी मनी, यहाँ से पैसा डाल के वहां से पैसा डालना, आर्बिट्राज, लुकिंग फॉर द नेक्स्ट कूल ब्लॉकचेन, लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिटकॉइन। ये सारे सालों के बाद करने के बाद लोगों को पता चला कि ऐसे कुछ नहीं है, ये सारे मार्केटिंग स्कीम्स होते हैं। बस एक ही चीज जो सही में ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है, दैट इज बिटकॉइन, एंड स्टैकिंग सैट्स इज द ओनली मीनिंगफुल रैशनल थिंग दैट यू कैन डू फॉर लॉन्ग टर्म। करेक्ट। और जो लोग बिटकॉइन में हैं अभी और जो बिटकॉइनर बने हैं ना ओवर लास्ट 5 या 10 ईयर्स, अगर आप उनसे बात करेंगे, उनका डिटेल में एक्सपीरियंस लेंगे, तो एज राज सेड के वो सारे किसी ना किसी टाइम पे शिटकॉइन में डैबल कर रहे थे। पर उनको धीरे धीरे करके ये लर्निंग्स आई हैं। तो आप जितनी जल्दी ये लर्निंग सीख लेंगे है ना, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। सही में। And this is a kind of controversial meme, right? लाइफ में क्या है? कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल बट इसके इस पे मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पॉटिफाई पे एक रिसेंट 10 दिसंबर को एपिसोड आया है, डायलन लिक्लेयर और मगू करके हैं, बिटकॉइन ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं। ये दोनों बिटकॉइन मैगजीन के पॉडकास्ट पे आए हैं और Right. उन्होंने डिटेल में इस चीज पे बात करी है कि लाइटनिंग लैब्स का जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है टारो, जिसके थ्रू वो स्टेबल कॉइन्स इंट्रोड्यूस करेंगे बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर स्टेबल कॉइन्स को सेटल करने का एक मीडियम, एक जरिया दे रहे हैं टारो के थ्रू। तो डालन निक्लेयर और मगू ने ये उस एपिसोड में, पॉडकास्ट के एपिसोड में डिस्कस करा है कि वो कैसे एक तरह से रेगुलेटरी कैप्चर करेगा, क्योंकि बिटकॉइन सो फार एक तरह से सेल्फ सॉवरेन सिस्टम चल रहा है जिसको ज्यादातर मतलब कोई रेगुलेटरी कैप्चर नहीं हो। जैसे कि हमें पता है इथीरियम में ओफैक कंप्लायंस आ चुका है ना, Hmm. ये सारी चीजें हो चुकी हैं, पर बिटकॉइन में नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? बिकॉज बिटकॉइन को वो मनी नहीं मानते हैं, है ना। Right. पर अगर बिटकॉइन के ऊपर यूएसडी सेटल्ड कॉइन्स आएंगे,
तो फिर बिटकॉइन के सर्टेन सिस्टम्स को फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी वाली निगाह से देखा जाएगा। और फिर धीरे धीरे जो इथीरियम में चीजें हुई हैं ना, वो फिर टारो की वजह से हो सकती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर स्टेबल कॉइन्स आए। तो उसी चीज पे मतलब हम जानना चाहेंगे यूजर से, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट्स में बताइए। बट ये एक डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल मीम था, इसीलिए मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करा है, जस्ट टू सी के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। But on the other hand, I don't think I agree with this. ओके। In the sense that टारो का जो सिस्टम है वो यूएसडी तो लेके आएगा, कोई भी स्टेबल कॉइन लेके आ सकता है, बट हर कोई स्टेबल कॉइन का फंडा ये होते कि उसके पीछे जो इशूअर होगा वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड इशूअर ही रहेगा। और सेंट्रलाइज्ड इशूअर अगर आपको स्टेबल कॉइन दे रहे हैं तो दैट इज इवन बेटर दैट यू वांट देम टू बी रेगुलेटेड। कि चलो मैं अगर आपको बोला कि ये एक्स वाई जेड टैरो कॉइन एक यूएसडी मैच करता है, वो तो मेरा बात हो गया, राइट? तो वो एक्स वाई जेड टैरो कॉइन के पीछे मुझे वो एक यूएसडी पकड़ के बैठना पड़ेगा, और कोई एक्सटर्नल ऑडिटर को आके मुझे एनफोर्स करना है कि मैं एक्चुअली पकड़ के बैठा हूं, नहीं तो कोई भी किसी को फ्रॉड कर सकता है। सो ये टैरो के डिजाइन में बहुत पहले भी आया था, और कोई भी स्टेबल कॉइन ऑन टॉप ऑफ बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन ऑन टॉप ऑफ एनी सिस्टम की डिजाइन में आता है कि वो ट्रस्टलेस नहीं बन सकता, उसमें ट्रस्ट इनहेरेंटली बना हुआ है। अब ट्रस्ट अगर है तो रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट अगर है तो ट्रस्ट का वायलेशन भी होगा। ट्रस्ट का करेक्ट। वायलेशन अगर नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको रेगुलेशन लाना पड़ेगा। बिटकॉइन में रेगुलेशन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बिटकॉइन ट्रस्टलेस है, इसमें ट्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बट जब भी अगर स्टेबल कॉइन यूज कर रहे हो, वो टारो में हो या साइड चेन में हो, उसमें ट्रस्ट आएगा और ट्रस्ट के लिए रेगुलेशन लाना पड़ेगा। बट ये पर रेगुलेशन एक ऊपर वाले लेयर, ये टारो का जो लेयर है उसी के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरा लाइटनिंग नेटवर्क को रेगुलेट कर दे और पूरा बिटकॉइन नेटवर्क को रेगुलेट कर दे, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाएगा, वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है। बट वो जो टैरो का यूएसडी इशूअर है उसको जरूर रेगुलेट करेगा, एंड उसमें रेगुलेटरी कैप्चर जरूर आएगा, राइट? तो मैंने वो वाले एपिसोड नहीं सुना है, प्रोबेबली आई विल आल्सो गिव इट अ लिसन एंड सी कि उनका टोटल आर्ग्यूमेंट क्या था। बट एक तरीके से ये जैसे सच भी है, वैसे उस तरीके से वो ये थ्रेड भी नहीं है, क्योंकि अगर ये टैरो से नहीं होता है, मैं कल के दिन में अपना एक टोकन लॉन्च कर सकता हूँ बिटकॉइन के ऊपर, उसको बोल सकता हूँ मैं, मेरा टोकन इज वन सैट वाला टोकन, कि एक वन सैट वन यूएसडी डिनोट करता है। अगर आपके पास ये लाइटनिंग चैनल में ये वन सैट है, तो आप बाद में आके वो वन सैट के अगेंस्ट एक यूएसडी मेरे से ले सकते हो, एंड ये कोई भी कर सकता है। एंड लाइटनिंग डजंट मेक इट डिसेंट्रलाइज, लाइटनिंग बस एक मीडियम प्रोवाइड करते पेमेंट चैनल की तरह, जहां से एक जगह से दूसरे जगह वो स्टेबल कॉइन, वो टोकन ट्रांसफर हो सकता है। बट वो टोकन का जो इशूअर होगा वो हमेशा ट्रस्टेड रहेगा। अगर इशूअर बैंकरप्ट हो जाते हैं तो क्या आपका टोकन का वैल्यू, अगर इशूअर आपके पैसा लेके भाग जाता है तो क्या आपके टोकन का वैल्यू। एंड बिटकॉइन या फिर लाइटनिंग नेटवर्क उस ट्रस्ट के अगेंस्ट कोई गारंटी नहीं दे सकता। सी ऐसा है कि उस एपिसोड में ये थोड़ा उन्होंने आर्ग्यू करा है कि डॉलर को सेटल करने के कितने मीडियम्स है ना, कितने गिने नहीं जाते। देयर इज द स्विफ्ट सेटलमेंट सिस्टम है ना, देन नॉर्मल फिएट करेंसीज को सेटल करने के जैसे यूपीआई जैसे पेमेंट एप्स हैं, कितनी एप्स हैं, हर देश में अपनी एप्स बनी हुई हैं। एंड देन इवन यूएस में भी इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए जेल ऐप है। फिर उसके ऊपर का लेयर है वेनमो करके, जो अच्छा यूजर इंटरफेस देती है, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप एक बैंक राइट। अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज दें। एंड देन स्टेबल कॉइन्स आने के बाद हर ऑलमोस्ट हर चेन के ऊपर, यू नेम इट मैन, के इथीरियम के ऊपर कितने स्टेबल कॉइन्स ऑलरेडी हैं, है ना। एंड राइट। देन बाइनेंस अपने स्टेबल कॉइन निकाले जा रहा है, पता नहीं 36 मार्केट में इशूअर्स ही हैं, पैक्सस हो गया, ये हो गया, राइट। और कितने तो मार्केट से बैंकरप्ट भी हो चुके हैं, लूना जैसे। राइट। तो ऑप्शन की तो कोई कमी हुई नहीं है, मतलब इतनी ऑप्शन है। वो कह रहा है कि अगर स्टेबल कॉइन इशू करने हैं, कर करने दो ना इथीरियम पे, बाकी चेन्स पे। मैं अल्टरनेट वॉलेट इंस्टॉल करूंगा, उस पे करूंगा ना, आप भसड़ को लेके क्यों आ रहे हो, है ना, राइट। बिटकॉइन राइट। पे। दैट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, दैट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट टू से ये करने की जरूरत ही क्यों है। बट देन अगेन ये परमिशन लेस सिस्टम है। मैं आके बोल सकता हूँ इसकी जरूरत नहीं है, बट कोई आके बना ही सकता है। अगर कोई बना देता है तो उसको भी कोई स्टॉप नहीं कर सकता।
दैट्स ट्रू। टैरो की नोड एज लॉन्ग एज आप रन नहीं कर रहे हो तो यू विल बी फाइन, है ना। पर अगर आप टैरो की नोड रन कर रहे हो तो आप रेगुलेशन के थ्रेट के अंडर आ सकते हो, है ना, ओवर द कमिंग इयर्स। बट अभी हम कुछ स्पेकुलेट नहीं करेंगे इस चीज पे। वी आर स्टिल लर्निंग आवरसेल्व्स और देखेंगे आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में जाता है। एंड एज राइट। सेड कि अगर आप देख रहे हो या सुन रहे हो तो हमें बताइए कमेंट्स में कि व्हाट डू यू थिंक। एकदम। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारा आज का समाचार। यस। एंड इट्स बीन अ गुड एपिसोड, काफी सारी चीजों पे बात की हम लोग। एंड आगे वाले दिन में और भी ऐसे एक्साइटिंग टॉपिक एंड न्यूज लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग। वॉचिंग। और एंड अगर आप किसी पॉडकास्ट ऐप पे सुन रहे हो तो अगर आपको कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो पे चेक कर सकते हो। और जो भी हमने जिन चीज़ों के बारे में बात करी है उन हर चीज़ के लिंक्स शो नोट्स में अवेलेबल हैं और आपके पॉडकास्ट के एपिसोड के नोट्स में भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते राइट। एंड गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैं। सी बिल्कुल। यू ऑन नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर